अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और आज हमारे को होस्ट नहीं है, निजी मसरूफियत की वजह से वो शहर से बाहर है। जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे की फजीलत हमें कुरानी तालीमात से पता चलती है और इस दिन हम कोशिश करते हैं, बेसिकली जो हम कहते हैं ना, सफ़ाई निसफ़ ईमान है, और इस दिन एटलीस्ट आपको नमाज के लिए प्रॉपर तैयारी करके जानी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है पूरा हफ्ता जिस तरह रहता है, ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हमें ख़ुद को साफ़ रखना है। ख़ुद से साफ़ से सिर्फ ये नहीं है कि आपने नहा धो के शावर ले लिया तो उस सफाई की बात होती है। इंसान को अपने दिल को साफ़ रखना पड़ता है, इंसान की सोच को साफ़। ये उस लिहाज से एक फजीलत वाला दिन है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ाहिरी जो सफाई होती है उसकी बात नहीं होती है। इस दिन आपने अपनी सोच पॉजिटिव लेके चलनी होती है और हफ्ते का जो आगे आने वाले दिन होते हैं उसकी शुरुआत अगर फ्राइडे टू फ्राइडे रखें तो यही होता है कि फ्राइडे से लेकर फ्राइडे तक मैंने क्या अच्छे काम किए, मैंने किन लोगों की मदद की, या कुछ अपना मोटिव रखा जाए कि मैं इस हफ्ते में इतने लोगों की मदद करूंगा या ये चीज़ें करूंगा। सो आपका एक पैटर्न ज़िंदगी का इस तरह नस्ब हो जाता है और पूरी ज़िंदगी अगर आप उस पर अमल पैरा होते हैं तो ये ज़िंदगी भी खूबसूरत होती है और आने वाली ज़िंदगी भी खूबसूरत होती है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज हमारे पास ख़बरों में क्या क्या मौजूद है आपको बताते हैं। पंजाब हुकूमत का मार्काए हक और हुब्बुल वतनी पर फिल्में बनाने का फैसला हुआ है। जी, पंजाब हुकूमत ने सूबे के तालीमी निसाब में भी मार्काए हक को शामिल करने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ताहिर रज़ा हमदानी समेत दीगर अहम नुमाइंदगान ने शिरकत की। इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी में फैसला किया गया कि फ़िल्म फ़ंड के तहत मार्काए हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाई जाएंगी, जबकि अलहमर आर्ट्स काउंसिल के तहत शहीद लियाकत पर ड्रामा भी बनाया जाएगा। हमने कल आपको बताया था कि कोहाट में जो दहशतगर्दी का एक वाक़या, उसको एक हमारे पाकिस्तानी जाननशीन ने, नौजवान ने रोकने की कोशिश की, अपनी जान का नजराना पेश किया, लेकिन दहशतगर्द को गाँव में घुसने और उसको तबाही मचाने से रोका गया। तो उसके तहत उस पर एक ड्रामा बनना चाहिए, और ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो याद रखें कि मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए और मुल्क के लोगों को सलामत रखने के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। और इसी तरह इसको निसाब में जो मार्काए हक को शामिल करने का फ़ैसला किया गया है, आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि नौजवान नस्ल में एक तो ये है कि इसमें जज्बा हुब्बुल वतनी आती है हमारी जो नौजवान नस्ल है, और उनको पता भी चलता है कि ये जो मुल्क है जिसमें हम रहते हैं, ये जो वतन है, ये कोई इतनी आसानी से हमें नहीं मिला। इसके लिए पहले तो इसको पाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, और फिर उसको बरकरार, उसकी सलामती को, उसकी सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रखने के लिए भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दरकार होती हैं, जो गाहे बगाए हमारे नौजवान देते रहते हैं। अगली जो हमारे पास खबर है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से है। 272 आज़ाद और 131 सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। एक हतमी फहरिस्त जारी हुई है। एक निजी न्यूज़ के मुताबिक फहरिस्त के मुताबिक मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में आए हैं, जिनमें से 272 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि 131 सियासी जमातों के उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 8 ख़वातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। ख़वातीन उम्मीदवारों में से 5 आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पार्टी और PNP की एक खातून उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में मौजूद है। इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान में भी अभी अनकरीब होने लगे हैं। साथ ही आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अभी तक तो वैसे नॉमिनेशंस पेपर सबमिशन नहीं हुई है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी मुतवक्का है कि जल्द होंगे। अब कौन सी पार्टीज़ आती हैं इसका फ़ैसला तो बाद में होता है, लेकिन मेरे ख्याल से वोट का जो हक़ है उसका सही इस्तेमाल हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि ये वो हक़ होता है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आप अपना हुक्मरान ख़ुद चुनते हैं, और फिर बाद में आप कितने भी गिले शिकवे कर ले हुकूमत से, चूँकि हुक्मरान हाकिम आपने ख़ुद चुना होता है, तो फिर इतने गिले करने इंसान को बजा भी नहीं लगते कि मैं गिला करूं। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हमें डेवलपमेंट नज़र आएगी हमें, क्योंकि पिछले दिनों भी हम इस बात पे बात कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है
वो बहुत ही ज़्यादा तवील है, मतलब 24 घंटे में आई थिंक सिर्फ 4 घंटे वहाँ बिजली होती है, बाकी 20 घंटे वहाँ होती ही नहीं है। सो लेट्स होप, हालांकि पोटेंशियल वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, नौजवान नस्ल आगे बढ़कर कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको जो इवन बुनियादी सहूलियात हैं वो भी फराहम नहीं होती। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जब इंतखाबात होंगे तो कुछ नई तब्दीलियाँ आएंगी और मस्बत तब्दीलियाँ ज़रूर आएंगी। अगली जो हमारे पास खबर है, ITIF एशिया 2026 पाक चीन सन्नती ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ का एक मौसर प्लेटफॉर्म बन गया है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया 2026 पाक चीन सन्नती ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ का मौसर प्लेटफॉर्म बन गया। SIFC और ई-कॉमर्स गेटवे के इश्तराक से कराची एक्सपो सेंटर में ITIF एशिया 2026 का इफ्तिताह किया गया। ITIF एशिया 2026 में चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक की मारूफ सन्नती कंपनियों और सरमायाकारों ने भरपूर शिरकत की। नुमाइश के पहले रोज़ चीनी सन्नती ग्रुप IBI ने पाकिस्तान तिजारती व सन्नती इदारों के साथ मुतअद्दिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए। अब दिस इज़ व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो ये है वो फ्यूचर जो पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म्स का आना और फिर उसको इंटरनेशनली रिकग्निशन मिला, क्योंकि इसको इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज़ किया गया है और इसको एक मौसर कदम जो है वो बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ लिया गया है। अब इसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि चाइना से जो सनती और तजारती कंपनियां आई हैं और फिर MOU साइन हुए हैं। सो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, फेलोशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाके वो जदीद, ज़ाहिर है हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी अब जदीद हो गई है, बट डेफिनेटली जो चाइना की टेक्नोलॉजी है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। सो मेरे ख्याल से हम उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इसको अगर हम एज अ कॉम्पिटिशन ना लें बल्कि ये लें कि हम पाकिस्तान में मस्बत तब्दीलियाँ देखेंगे, उस लिहाज से ये बहुत मौसर होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो कि एक बहुत ही स्ट्रेंज सी बात मुझे लगी। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर लापता हो गए हैं। कैसे हुए हैं कोई नहीं जानता। वो सफ़र कर रहे थे अपनी सरकारी गाड़ी में, 4 अफराद थे, उनका ड्राइवर भी उनके साथ था और एक और असिस्टेंट प्रोफेसर भी उनके साथ थे। वो जा रहे थे क्वेटा में कोई अटेंड करने एक इवेंट और बीच रास्ते में ही वो लापता हो गए हैं। ताहाल पता नहीं चल सका कि वो कहाँ जो हैं या किन वजूहात की बिना पर उनको किडनैप किया गया है। जो हमारे पास ख़बर है उसके मुताबिक VC की सरकारी गाड़ी मंगचर और खोचा की सरहद पर कुंड इमरानी में बदरंग के मकाम पर रोकी गई। लापता होने वाले तमाम अफराद की तलाश जारी है। सरकारी गाड़ी थी और इसमें क्वेटा जा रहे थे। मुमकिन तौर पर दोनों सरकारी गाड़ी समेत मस्तूंग में अगवा हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है इनका लास्ट राब्ता जो अपने फैमिली से हुआ था वो मस्तूंग के आसपास ही हुआ था। सो ये कहा जा रहा है कि शायद उनकी गाड़ी वहाँ से अगवा हो गई है, लेकिन किसने की और क्यों की ये बात अभी तक समझ नहीं आ सकी। इसका तफ्तीश जारी हो गई है, तस्दीक भी कर दी गई है कि जी वो लापता हुए हैं। अब आगे इंक्वायरी होगी, उसके बाद हमें पता चलेगा, सो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जी आपको बताते हैं एक बहुत अच्छी खबर। अमेरिका से कीमती नवादरात की वापसी हुई है। पाकिस्तान का $23 मिलियन मालियत का विरसा वतन वापस पहुंच गया है। अब आप भी सोच रहे होंगे क्या अमेरिका ने हमसे लिए हुए थे या कोई उनके यहाँ हमने रखवाए थे, अब वापस आ गए हैं। तो जी ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान की सकाफती तारीख के 450 से ज़ायद नवादरात वापस कर दिए हैं, जिन्हें इस्लामाबाद में एक खुसूसी नुमाइश के दौरान पेश किया जाएगा। निजी TV की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के सर सैयद मेमोरियल म्यूज़ियम में मुनक्कदा लेगेसी रिटर्न्स होम के नुमाइश में नवादरात को पेश किया जाएगा। अमरीकी मुआवने वज़ीर ख़ारजा S. पाल कपूर ने तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान पाकिस्तान के 514 तारीख़ी नवादरात बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी मजमूई मालियत $2 करोड़ 30 लाख है। और ये वहाँ गए कैसे थे, ये खबर हम आपको बताते हैं। वज़ीर सकाफ़त औरंगज़ेब खज्जी ने इस पेशरफ्त को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान से स्मगल शुदा नवादरात की वापसी अमरीकी हुकूमत और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है।
गोया ये जो चीज़ें वहाँ से वापस आई हैं ये यहाँ से स्मगल होकर अमेरिका पहुँची थी। वाज़ेह है नुमाइश में मौजूद 150 नवादरात में गंधारा तहजीब के शाहकार, बुद्धा के मुजस्मे और 4000 साल कदीम नवादरात शामिल हैं। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इस सिलसिले में एक अहम किरदार और मौसर किरदार अदा किया है, जो कि वाकई में काबिल सताइश है। जिन चीज़ों को की वापसी, अब वैसे भी हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ एक बार चोरी हो जाए उसकी वापसी की उम्मीद हम नहीं रखते, बट ये इंटरनेशनली जो चीज़ें यहाँ से स्मगल होके गई थी उनकी वापसी ये एक बहुत अच्छी बात है और हम अमेरिका की इस काविश को भी सराहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं, हमेशा मैं ये बात करती हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे शायद मैं जो है ना वो पुराने ज़माने की हूँ, पुराने ख्यालात की हूँ, इसलिए मैं AI से मैं ख़ाइफ़ हूँ या मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन AI जो है वो बहुत डेंजरस है और हमेशा मैं यही बात करती हूँ, इसका मस्बत इस्तेमाल आना चाहिए। हर एक के हाथ में AI अगर हम दे देंगे तो क्या होगा आगे वाली नस्लों का या आगे दुनिया में क्या होगा, ये एक चौंका देने वाली और ख़बरदार करने वाली बात है। आगे तो हम आपके साथ ये न्यूज़ वैसे शेयर कर लें कि न्यूज़ है क्या। रेलवेज़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई एक जाली टिकट पर सफ़र करने वाले एक मुसाफिर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्ज़िम इत्तिशाम ने शालीमार एक्सप्रेस के ज़रिए सांगला हिल से फैसलाबाद तक का सफ़र किया और दौरान चेकिंग जाली टिकट को असली टिकट जाहिर करने की कोशिश की। रेलवेज़ पुलिस ने मशकूक टिकट की जांच पड़ताल के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना रेलवेज़ पुलिस फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया गया है। अब दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब भी मैं बात करती हूँ ना कि AI का मुस्बित इस्तेमाल होना चाहिए, हालांकि इसका मनफी इस्तेमाल बहुत आसान भी है और ज़्यादा भी बढ़ सकता है और कोई ख़तरनाक हद भी इख्तियार कर सकता है, यही बात है। ये सिर्फ बेशक अगर हम इसको देखें तो बेज़रर सी एक चीज़ है कि चले वो सफ़र कर रहे थे, बट वो लोग जो कि सपोज स्मगलिंग करना चाह रहे हों, चाहे बेशक वो मंशियात एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करना चाह रहे हो, अगर उन लोगों के पास जो है वो AI की मदद से इस तरह की टिकट्स की ख़रीदारी करें तो उनका तो कोई नाम निशान भी नहीं रहेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई डेटा नहीं होगा, तो हम उनको कैसे पकड़ेंगे। सो AI का जो मस्बत इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है और स्पेशली इन चीज़ों की जो ये चेक एंड बैलेंस रखने वाले इदारे हैं इनको रखना चाहिए। ये भी एक रेलवे का एक बहुत बड़ा मार्का है कि वो पहचान सके, क्योंकि वैसे भी अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो बहुत सारे मुसाफिर सफ़र कर रहे होते हैं, एक एक टिकट को बज़ात खुद देखना, फिर उसकी चेकिंग करना और इवन ऑन द स्पॉट उस चीज़ को की निशानदही करना कि टिकट जाली है, मेरे ख्याल से तो ये दिस इज़ रिमार्केबल और ऐसे अफसरान की हमें ज़रूरत भी है। आगे बढ़ते हैं जी, और हमेशा मैं आपको ये भी कहते हुए नज़र आती हूँ, वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की हम बात नहीं करते, वुमेंस टीमों की हम बात नहीं करते। पाकिस्तानी क्रिकेट जो वुमेंस टीम है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ओवरऑल हम दुनिया में देखें तो हर मुल्क की जो वुमेंस हैं वो अब आगे क्रिकेट बहुत अच्छी उनकी हो गई है, लेकिन इस बारे में कोई बात करता हुआ हमें नज़र नहीं आता। तो हम आपको बताते हैं वुमेंस T20 वर्ल्ड कप टिकट्स की फ़रोख्त का एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में शायकीन ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार करते हुए टिकट्स की ख़रीदारी रिकॉर्ड पर पहुँचा दी है। ICC जल्द वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के 1.5 लाख टिकट की फ़रोख्त का संगी मील अबूर कर लेगी। ये किसी भी साबिका इवेंट में इफ्तिताही मैच से कबल का रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। इससे पहले मैचेस के इफ्तिताह मतलब कि मैचेस जब शुरू हो जाते हैं तब तो आई थिंक धड़ाधड़ वैसे भी टिकट्स ख़रीदी जाती हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये शेड्यूल भी नहीं प्रॉपर आया हुआ कि जी कहाँ कहाँ मैचेस होंगे, प्रॉपर पूरा नहीं आया हुआ। कुछ मैचेस का आ गया है लेकिन पूरा शेड्यूल अभी रिलीज़ नहीं हुआ कि कहाँ कहाँ मैचेस होंगे। कुछ फर्स्ट जो मैचेस हैं उनका शेड्यूल जारी हुआ है और ये जो आई थिंक तादाद हैं 1.5 लाख टिकट की फ़रोख्त का रिकॉर्ड कायम होना, वो भी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए, दिस इज़ अचीवमेंट। लाइक मैं हमेशा बात करती हूँ और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फ़ाइनली हम वुमेंस के जो टीमें हैं उनको भी सराह रहे हैं, उनको वो इस काबिल समझ रहे हैं कि हम उनकी क्रिकेट देखें। मतलब ज़ाहिर है हमेशा हम मर्दों को ही क्रिकेट से जोड़ते हैं, जिस तरह हम सिक्योरिटी फोर्सेस को मर्दों से जोड़ते हैं, उसी तरह आई थिंक एथलीट्स का भी हमें मर्द होते हैं तो उनकी एक ज़्यादा डोमिनेंस होती है। लेकिन अब इस मैदान में ख़वातीन पीछे नहीं रहेंगी। आगे बढ़ते हुए जी आपको बताते हैं
वफाकी वज़ीर ने तनख्वाह और कारोबारी तबके को एक बड़ी खुशखबरी सुना दी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी व तरक्की एहसन इकबाल ने तनख्वाहदार और कारोबारी तबके को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि बजट में टैक्स की शरह को कम करने की तैयारियां हो रही है। बजट एक्सपेक्टेड है, मैं और आप जानते ही हैं। कल हमने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें हमने ये कहा था कि क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करने की अब बातें हो रही हैं और अगर क्रॉस सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो गैस और बिजली की कीमतें एक बार फिर से बढ़ जाएंगी। लेकिन अब हमें जो आज सुनने में आया है, एहसन इकबाल ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि मुझे इस चीज़ का एहसास है, न सिर्फ मुझे बल्कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी इस चीज़ का एहसास है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा तबका इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है टैक्स की शरह ज़्यादा होने से, वो हमारे जो तनख्वाहदार तबका है या कारोबारी तबका है वही सबसे ज़्यादा इसकी लपेट में आ रहा है। सो हमारी कोशिश होगी कि इस बार बजट में हम टैक्स की शरह को कम कर लें। वज़ीर मनसूबाबंदी ने इतराफ़ किया कि टैक्स की ज़्यादा शरह की वजह से मुल्क में माशी सरगर्मियाँ सुखड़ रही हैं, इसलिए बजट में कारोबारी माहौल को साजगार बनाना अव्वलीन तरजीह होगी। अब कोशिशें तो जारी हो गई हैं, लेट्स सी जब तक बजट आता है हमें एक और धचका लगता है कि टैक्स मज़ीद ज़्यादा बढ़ गया है या फिर कम होता है। उनका कहना था बजट में बरामदी शोबे को खुसूसी अहमियत दी जा रही है, बरामद कुनंदगान की मुश्किलात दूर करने और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और रियायतें देने पर तवज्जो दी जाएगी, जबकि IT एक्सपोर्ट्स के फ़रोग़ और ज़रूरी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। एहसन इकबाल ने तरक्याती मनसूबों के हवाले से दरपेश चैलेंजेस का भी जिक्र करते हुए कहा कि मुख्तलिफ वज़ारतों ने जारी मनसूबों के लिए 3000 अरब रुपए के फ़ंड्स मांगे हैं। ताहम आइंदा माली साल में तरक्याती बजट का हजम 125 अरब रुपए के लगभग होने का इम्कान है और फंड्स की शदीद किल्लत के बायस तरक्याती बजट में तरजीहात का असर नौ तयन करना होगा। बहुत खुशाइंद बात है। आई थिंक अगर बजट एक तो ये है कि देखिए बजट अलॉट करना तो चलें वो अलॉट तो कर लेते हैं, पर वो बजट कहाँ कहाँ लग रहा है, कहाँ कहाँ चाहिए कि वो लगे, ये भी देखना होता है, क्योंकि देखिए अब इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। सपोज़ ये हमारा एक इदारा है, इसमें जो है अब हमारे इदारे के जो सरबराहान हैं वो एक कह देते हैं कि जी ये जो है हमने बजट दे दिया है, यहाँ के वॉशरूम्स भी साफ़ होने चाहिए, यहाँ की ये चीज़ें आनी चाहिए, न्यू जो सपोज़ मेकअप नहीं है वो आ जाए, जो कैमरास वगैरह जो रिक्वायरमेंट है वो सारे आ जाए। लेकिन उसके बाद फॉलो अप लेना कि आया ये सारी चीज़ें आ गई है कि नहीं आई हैं, तो किस क्वालिटी की आई हैं, हमें जो पैसे बताए जा रहे हैं आया उसमें आए हैं कि नहीं, और क्या जो कैमरे आए हैं उनकी ज़रूरत भी थी कि नहीं। तो ये एक सिस्टम होता है, प्रोसेस पूरा होता है। सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अब इसका की जांच पड़ताल होगी कि आया जो बजट हमने दिया है वो लगा भी है कि नहीं, और अगर नहीं लगा तो आखिर गया कहाँ। कराची के ही नुमाइंदे को हम ले सिंध हुकूमत की तरफ से, लेकिन वैसे ये बहुत दिल दहला देने वाली बातें सामने आ रही हैं और इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। पिंकी साहिबा ने जिन लोगों के नाम लिए हैं, जिन इदारों के उन्होंने नाम लिए हैं, और बहुत सारे हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग भी उसमें जो शामिल है, तो ये एक चौंका देने वाली ख़बर जो है मेरे सामने आई। कल जब मैं पढ़ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि सोचे अगर वो इतनी दलेरी से सबके नाम ले रही है, विच मीन्स कि कोई ना कोई सच्चाई तो होगी, अदरवाइज़ कोई इतने बड़े बड़े लोगों के नाम बिला वजह क्यों लेगा। ये तो वही बात है अपनी गर्दन खुद कटवाने वाली, राइट। तो डेफिनेटली कोई ना कोई सच्चाई इसमें ज़रूर होगी। लेकिन अब इस सवाल ये उठता है कि इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैंने थोड़ी बहुत कल रिसर्च की तो उसके मुताबिक ये पता चला कि जी इनकी जो पहले शादी हुई थी 14 साल की उम्र में, वो जो हज़रत थे वो इनको छोड़ के मलेशिया चले गए थे, लेकिन उन्होंने इनको नारकोटिक्स पे लगाया था क्योंकि दैट गाय वाज इन द नारकोटिक्स। उसके बाद वो मलेशिया चले गए, लेकिन जाते जाते इनको एटलीस्ट इतना तांत्रिक बना गए कि इनको सब कुछ समझा गए। और उसके बाद वो चले तो गए, लेकिन इन्होंने जब अपना नेटवर्क बनाना था तो उन्हीं से रुजू किया और उन्होंने इनको अपना नेटवर्क बना के दिया। नेटवर्क के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि लाहौर से कराची तक, वैसे ये ऑपरेट लाहौर से ही करती हैं, लेकिन कराची में वो रहती थी क्योंकि कराची में उनके क्लाइंट्स जो थे वो ज़्यादा महंगे दामों से चीज़ें ख़रीदते थे, लेकिन ऑपरेट वो लाहौर से ही कर रही थी। लाहौर से कराची ये रेलवे के थ्रू अपनी जो मंशियात है वो भिजवाती थी
अब वो चेकिंग कैसे नहीं होती थी, ये भी एक सवाल है। लेकिन हमने बहुत सारी मूवीज़ में से देखा नहीं है कि वो लंच बॉक्सेस के डब्बों में भी मंशियात जो है वो पहुंचाई जा सकती हैं। सो खैर ये एक अलग सवाल है कि रेलवेज़ को पता कैसे नहीं चला। लेकिन इसमें बहुत सारी जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आई, ज़ाहिर है वो कराची से लाहौर तक का एक नेटवर्क चला रही थी, तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, उनको किसी न किसी की सपोर्ट तो होगी, अदरवाइज़ सवाल ही नहीं पैदा होता। दो शहरों में वो अपना इतनी बड़ी धाक जमाए बैठी थी और किसी को कानों का खबर भी ना हो सकी। और उसके बाद उनकी जो दूसरी शादी हुई, बेसिकली उस इंस्पेक्टर साहब ने इनको एक बार गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार करने के बाद जो है इनकी कोई दोस्ती बढ़ी, उसके बाद इन्होंने उनसे शादी कर ली। उसके बाद वो साहब इनके पैसे से अयाशियाँ करते रहे। ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको प्रमोशंस पे प्रमोशंस भी मिलती रही। अब ये भी हमारा एक सवाल है कि कैसे, लेकिन खैर ये होता रहा। बाय द वे वो अब एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं प्रमोट होके। वो कौन है हम ये नहीं बता सकते, लेकिन वो भी पहुंचे हुए हैं। सो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिस पर मैं फॉलोअप ज़रूर लेना चाहूँगी, लेकिन आई एम श्योर मंडे तक इसमें और भी इंकशाफात सामने आएंगे। तो जब मंडे पे हम इस पर सेगमेंट करेंगे तो हमारे पास बहुत मज़ीद जामिया एक रिपोर्ट होगी। अब उसके बाद जी पिंकी साहिबा को जब पकड़ा गया, उसके पहले ही उसको ये पता चल गया था कि अब मेरी आ गई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले हमें बनाया जाता है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग किया जाता है। शायद वो अपने साबका हस्बैंड्स की बात कर रही हो, किसी की भी बात कर रही हो, जिससे वो पहले फ़ायदा उठाते रहे, लेकिन अब शायद उनको फ़ायदा मिलना बंद हो गया था। तो अब वो चाह रहे थे कि किसी तरह इनका सफाया किया जाए। सो इनको पहले ही इल्म हो गया था, इसलिए उन्होंने अपना एक जाननशीन भी मुकर्रर कर लिया था कि अगर मुझे कुछ होता है तो उस केस में ये मेरा नेटवर्क संभालेगा। इसका मतलब वो नेटवर्क तोड़ना नहीं चाह रही थी, ये उन्हें पता चल गया था कि मेरा टाइम आ गया है जाने का, लेकिन मैं अपना नेटवर्क ख़त्म नहीं करूँगी। उन्होंने जाननशीन मुकर्रर किया, इनको पकड़ा गया। पकड़ा भी इनको लाहौर से ही गया, जैसे मैंने बताया ऑपरेट ये लाहौर से ही करती थी। सो लाहौर से ही पकड़ा गया, उसके बाद इनको ले जाया गया कराची। लेकिन कराची में भी अब तक जो सूरत हाल देखने में आ रही है, वो इंकशाफात पे इंकशाफात किए जा रही हैं। वो अदालतों में धनधनाती हुई फिर रही हैं। उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनको प्रोटोकॉल मिला जा रहा है, और वो मज़ीद जो है वो भर कर सामने आ रही है। पहले तो वो ढके छुपे अल्फाज में एक डॉन थी, अब तो वो स्क्रीन्स की जीनत बन गई है बाकायदा। सो ऐसे लोगों से महफूज भी रहना चाहिए। लेकिन इस चीज़ पे सवालात जो उठते हैं वो हम इंशाल्लाह मंडे को पूछेंगे, जो भी हमारे साथ नुमाइंदा होगा हुकूमत का, उनसे। अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगी, वापस आऊँगी, प्रोग्राम कंटिन्यू करूँगी, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। महंगाई की सिर्फ नहीं कि हमारे मुल्क में महंगाई क्यों है, हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि आलमी और जो सियासी इख्तिलाफात बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से न सिर्फ एक मुल्क की बल्कि तकरीबन ग्लोबली ही जो है वो महंगाई बढ़ जाती है। तवानाई में भी मसाइल आते हैं, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से जो मुआशी तरक्की होती है वो एकदम से रुक जाती है। पहले ज़माने में हम ये देखते थे कि जंगें जो हैं वो सिर्फ मैदानों तक महदूद होती थी, लेकिन अब जो है वो जंगें मैदानों तक महदूद नहीं रही, लेकिन इसका डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट आम आवाम पर पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़, चाहे वो अशियाए खुर्दनोश हो या फिर बाकी ज़रूरत की अशिया हो, वो सारी की सारी हाइक कर जाती हैं। और इससे मुल्क की जो मईशत है वो मुस्तहकम होने का फिर बहुत दूर अंदेश हमें नज़र आती है। तो इसी पर बात करेंगे कि ये जो सफारती ताल्लुकात में कशीदगियाँ हों, आलमी तनाज़ात हों, उस सिचुएशंस में ऐसे डील कैसे करना चाहिए ताकि मईशतें महफूज रह सकें, क्योंकि मईशतें महफूज नहीं होंगी तो ममालिक की तरक्की कहाँ जाएंगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फरहान अहमद, ग्लोबल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। ये जो बात मैं कर रही हूँ महंगाई, सिर्फ मैं पाकिस्तान की महंगाई की बात नहीं कर रही। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार हो रही है। स्पेशली हमें उसमें ज़्यादातर चढ़ाव ही नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबली अगर हम देखें तो महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है। और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, अगर हम इवन यूएस की भी बात करें, जो कि हम ऐसी इकोनॉमी देखते थे या सुनते थे कि जिनकी मईशत बहुत बेहतर है, इवन वो भी अब डिक्लाइन का शिकार है। और जाहिर है वो इसकी वजह से इवन अमेरिका भी हमें बहुत कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि इसीलिए वो चाह रहा है कि ये तनाज़ा जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए। क्या कहना है आपको कि जंगें जब ऐसे तनाज़ात जब होते हैं तो मुल्क की मईशतें किस हद तक मुतासिर होती हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन दिस वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक। और जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अब जंगें जो है वो मैदान जंग तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि ये अब इनका डायरेक्ट असर जो है वो आलमी मईशत पर पड़ता है, क्योंकि अब दुनिया माशी तौर पर जुड़ चुकी है। आप हम्म। देखें, एक मुल्क में अगर खाम तेल पैदा हो रहा, खाम माल बन रहा है और दूसरी मुल्क में उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो तीसरे मुल्क में जाके वो असेंबल हो रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी खित्ते में जंग होती है, तो उसमें एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है। और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से जो मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हैं, जैसे तेल की आपने बात की, उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। क्योंकि जब जंग होती है तो ऑब्वियसली जो शिपिंग रूट्स हैं वो आपके या तो बंद हो जाते हैं या गैर महफूज हो जाते हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस की लागत है वो बढ़ जाती है, आपकी जो दरामदाद व बरामदात हैं वो स्लो हो जाती हैं। इसी तरह अगर तनाज़ा किसी अहम खित्ते में हो, जैसे अब आप यूएस और ईरान की बात कर रही हैं, तो इसमें चूँकि अब मुल्क का 20% तेल जो है उसकी तरसील इसी इलाके से होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है। तो अब इस खित्ते में चूँकि तनाज़ा चल रहा है, तो मालियाती मंडियाँ जो स्पेशली होती हैं वो इन खतरात का असर जो है, इन खतरात के मामलात पहले से कीमतों में डाल देती हैं, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से आलमी मईशत जो है वो मुतासिर हो जाती है। क्योंकि ममालिक जो हैं उनके अपनी स्ट्रेटेजिक मामलात भी होते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको अपने दिफाई बजट्स को भी देखना पड़ता है। उससे बजट डेफिसिट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। स्टेट बैंक्स जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, इन पर खसूसी एक प्रेशर होता है, बिकॉज जब महंगाई बढ़ रही होती है एक तरफ, तो दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमी जो है वो स्लो हो रही होती है। करेंसी डीवैल्यूएशन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टेट बैंक के लिए ऐसी सूरत हाल में। तो ये मामलात फिर इन्फ्लेशन से आगे बढ़कर स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे होते हैं। इसी तरह हमने देखा जैसे कि पाकिस्तान ने भी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ अभी इंटरेस्ट रेट जो है उसको 1% बढ़ा दिया, हालांकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि इसको अनचेंज रखा जाएगा। तो ये एक सारी सिचुएशन है कि इस मौजूदा दौर में जिसको ग्लोबल विलेज कहा जा रहा है, उसमें जंगें जो है वो आलमी मईशत को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। ये किसी हम्म। दो इलाकों या दो ममालिक के दरमियान नहीं रहती। अच्छा, अगर हम बात करें मुस्तकबिल की, तो अनकरीब हमें क्या नज़र आ रहा है? तवानाई का बहरान आजकल जो है वो बहुत माहिरीन का ये कहना है कि अगर ये तनाज़ा मज़ीद तवील हुआ तो, और ये कशीदगी मज़ीद तूल पकड़ गई, तो तवानाई का बहरान आ सकता है। क्या कहेंगे इस पे? एनर्जी क्राइसिस को हम किस तरह डील कर सकते हैं, या उसके कितने ख़तरनाक असरात हो सकते हैं? देखिए, एनर्जी क्राइसिस तो ऑलरेडी वी आर बीइंग फेस्ड। हमने देखा कि जब तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में फरवरी की बात करें तो ये $72 पर बैरल पर थी, लेकिन उसके बाद जून ही जंग शुरू हुई तो ये हमने $115 पर फी बैरल पर भी देखा। ऑल हम्म। दो कि जब 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई तो उस वक्त तेल की सप्लाई में कोई प्रेशर नहीं आया था, लेकिन चूंकि मार्केट्स जो हैं, मईशत जो है वो इन खतरात को कीमतों में ऐड कर देती है। इस वजह से ऐसे बहरान का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका क्रूड ऑयल जो है अब इस वक्त महंगा है, तो ऑब्वियसली उसका असर जो है वो तवानाई बहरान पर पड़ना है, तवानाई बहरान आना है। अच्छा फरहान, इसी सॉरी वजह टू से कट यू, मैं ये जानना चाहूँगी, बल्कि हमारी आवाम भी ये जानना चाहेंगी कि जैसे हम तेल की कीमतों की बात कर रहे हैं कि चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से तेल उस तरह से नहीं पहुँच पा रहा है किसी भी जगह, लेकिन हम तो अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से ईरान के साथ स्पेशली हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो तेल
तेल है वो वहाँ से आ रहा है, तो क्या लगता है हमारे तेल की जो प्राइसेस हैं वो मज़ीद बढ़ने की वजूहात क्या हो सकती है? क्या हम आम आवाम तक जो वो एक उसकी मराहत है वो उसको पहुँचने नहीं देना चाह रहे, ताकि हमारा नेशनल जो ट्रेजर है उसको मिल सके, फैसिलिटेट किया जा सके? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने की ज़रूरत है। एक तरफ जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इस पर अवाम का ऑब्वियसली रद्द-ए-अमल बनता है और बनता हुँ। भी है, क्योंकि अवाम की जेब से पैसा जाना एक मुश्किल काम है। पहले से हम जो है गुर्बत की लाइन के नीचे हैं। लेकिन देखिए इस वक़्त जो अबनाए हुर्मुज़ में ये जो मसला बना हुआ है, अबनाए हुर्मुज़ जो है बेसिकली ये स्ट्रेट पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। और ये जो 30 मील की एक पट्टी है, इसकी कोस्ट लाइन के साथ 8 ममालिक जो हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये जो 8 ममालिक हैं, दुनिया का तकरीबन हाफ़ ऑफ ऑयल जो है वो इन ममालिक के पास है। तकरीबन हुँ। 40% से ज़ायद जो गैस है वो इनके पास है। तो जब ये एरिया ही मुतासिर हो जाएगा, तो तेल की जो सप्लाई है उस पर दबाव बढ़ जाएगा। अब अगर हुकूमत जो है इस तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा ना करती, तो क्या होता कि कंज़्यूमर साइड पर जो है वो कंज़म्पशन जो है वो उसी तरह जारी रहती। कंज़म्पशन जारी रहती तो सप्लाई जो है वो चूँकि कम हो गई है, तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान बट में जो यही तो है सवाल है कि कीमतें हम तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी सप्लाई तो आ रही है वहाँ से, हम ये नहीं कह रहे हैं। नहीं सप्लाई तो आ रही है, बट देखें अभी चूँकि नेवल ब्लॉकेड्स भी लगी हुई थी यूएस की तरफ से। इसके अलावा जब मैंने आपको पहले स्टार्ट में कहा कि जब शिपिंग गैर महफूज समझी जाती है, अनसर्टेन समझी जाती है, तो फिर जो शिप ओनर्स होते हैं वो भी कतराते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि एक तरफ ठीक। बंकर फ्यूल जो है, बंकर ऑयल वो भी महंगा हो जाता है। तो फिर ये चीज़ें उनको कॉस्ट में पूरी करना मुश्किल हो जाती हैं। इस वजह ठीक। से हुकूमत को जो है इस वक़्त ये फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी था। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें, तो ये जो आलमी तनाज़ात होते हैं, ये हमारे स्टॉक मार्केट्स को किस तरह जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं? इनका क्या डायरेक्टली कनेक्शन होता है? देखिए, स्टॉक मार्केट्स जो है ना ये बेसिकली इस्तेहकाम और एतमाद का नाम है। जब भी हुँ। कोई गैर यकीनी सूरत हाल होती है, तो वो एक बात मशहूर है कि अगर जंगल में कोई पटाखे की आवाज़ भी आपको आए, तो पहले आप दरख्त पे चढ़ो, उसके बाद देखो कि क्या हुआ है। तो स्टॉक हुँ। मार्केट की मिसाल भी ऐसी है कि कोई भी नेगेटिव खबर, कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन जो है वो आती है, तो स्टॉक मार्केट्स से जो है इन्वेस्टर वो अपना पैसा सेफ हेवन्स की तरफ मुंतकिल करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज़ हुँ। स्टॉक मार्केट इक्विटीज़ जो हैं ये रिस्की एसेट क्लास है। तो सरमायाकार ऐसी सिचुएशन को, मुस्तकबिल के खतरात को देखते हुए फ़ौरी तौर पे अपना एसेट जो है, अपनी सरमाया जो है उसको सेफ हेवन एसेट्स में मुंतकिल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोना हो गया, ट्रेज़री बॉन्ड्स हो गए, या मुस्तहकम करेंसीज़ जिनको समझा जाता है उस टाइम पे, उनमें अपना पैसा मुंतकिल कर दिया जाता है। तो जब स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता है, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट्स जो हैं उसमें सेलिंग प्रेशर आता है, और सेलिंग प्रेशर आने की वजह से मार्केट्स डाउन ट्रेंड का शिकार हो जाती हैं। जैसे हम देखें तो 28 फरवरी के बाद से अब तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मंदी का शिकार है। इसमें 2-3 दिन ऐसे आते हैं कि मार्केट हमें अच्छी दिखाई देती है, इन्वेस्टर्स की उसमें अप्रोच जो है वो अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट आइदर चॉपी हो जाती है, या उसके बाद मार्केट में दोबारा से हमें एक नेगेटिव ट्रेंड जो है वो देखने में मिल हुँ। जाता है। तो स्टॉक मार्केट्स का इसलिए बराह रास्त ताल्लुक है हम मुल्क की इकॉनमी से और अच्छे मामलात से। तो इस वक्त हम यही देख रहे हैं कि ओवरऑल जो है वो इकॉनमी ज़ाहिर है न सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी बल्कि आलमी सतह पर अगर हम देखें तो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। अगर हम देखें, आपने बात की करेंसी डिवैल्यूएशन की, तो जब से ये ईरान यूएस की जो वॉर का सिलसिला शुरू हुआ है, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो कितनी गिरी है हम कह सकते हैं, या फिर क्योंकि स्पेशली अगर हम बात करें वैसे यूएस इकॉनमी की, पेट्रो डॉलर की जो बात करते थे इससे पहले, बेसिकली ये भी सुनने में आ रहा था कि चूंकि यूएस जो है वो खौफजदा हो गया था कि पेट्रो डॉलर का जो पहले से चलता आया है एक निज़ाम, वो किसी हद तक बहुत हद तक मुतासर हो गया, इसीलिए वेनेजुएला वाली सिचुएशन हमने देखी।
और उसके बाद चाइना को डायरेक्टली तो टारगेट नहीं किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली उसको टारगेट करने के लिए ईरान का जो है वो के ज़रिए एक मैसेज देना चाह रहे थे। सो क्या लगता है ये जो करेंसी डिवैल्यूएशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो आगे नियर फ्यूचर में हम क्या देखते हैं, इसकी जगह क्या ले सकता है? देखिए, करंटली हम करेंसी डिवैल्यूएशन की तरफ नहीं जा रहे। उसकी वजह ये है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा ना किया होता, तो तब हमारी करेंसी जो है वो डिवैल्यूएशन की तरफ जा सकती है। जब भी सेंट्रल बैंक्स जो हैं बट वो अगर ये शरह इजाफा सूद इसी में तरह बढ़ता ही गया, तो हम फिर भी हम किधर ही जा रहे हैं? हमारी अवाम, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बोझ सह नहीं सकती? ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि 2 एंड्स हैं। एक जो है मैनेजमेंट एंड है, जो कि गवर्नमेंट जिसको मैनेज कर रही है। एक कंज्यूमर एंड है। आप जिसके एंड से भी जाकर देखेंगे, तो आपको उनकी लेंस से जो है सिचुएशन को देखना पड़ेगा। अब ये जो मौजूदा ईरान-अमेरिका का मसला है, ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ़ एक सफ़ारती मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन पर मौजूद है, जहाँ पर एक तरफ उसको मगरबी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात भी बरकरार रखने हैं, तो दूसरी जानिब उसको चीन, ईरान, सऊदी अरब, इनके साथ अपना इलाकाई तवाज़ुन भी बरकरार रखना है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मईशत को भी सँभालना है, और ये जो स्ट्रैटेजिक मामलात हैं, इनको भी मद्देनज़र रखना है। तो ऑब्वियसली इन सारी सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं कि जिनमें अवाम को भी तकालीफ का सामना करना पड़ता है, जिनमें हुकूमत जो है वो अपने अखराजात भी कम करने उनको पड़ते हैं। जैसे देखें 4 वीक का वर्क वीक है, उस पे हुकूमत आ गई है। 50% लोगों को जो है वो वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। दीज़ आर द थिंग्स के जो दोनों एंड्स पर करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ अगर ये सिचुएशन मज़ीद बढ़ती और इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच ना अपनाई जाती, तो हम देख सकते हैं कि 70 का जो हमें ऑयल शॉक याद है अभी भी, तो मामलात उस तरफ जा सकते हैं। बट वी आर होपफुल, क्योंकि अमेरिका और चीन के दरमियान मामलात चल रहे हैं, तो वी विल कम अप वी विद आर सम गुड होपफुल, न्यूज़। बट फरहान साहब, आईएमएफ की तरफ से ये कहना कि जंगों के बायस आलमी तिजारत जो है, सप्लाई चेन, ये बहुत हद तक मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी जो है बहुत गैर यकीनी सूरत इख्तियार कर गई है, और सरमायाकारों का जो इत्मीनान था या जो तसल्ली थी वो डगमगाती हुई नज़र आ रही है। तो अगर सरमायाकारी नहीं होगी, तो हम इस्तेहकाम की तरफ कहाँ से बढ़ सकते हैं? क्योंकि चले सपोज़ हम ये बात कर भी लेते हैं कि जंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है हमें संभलने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, ऑब्वियसली जब कोई चीज़ उलझती है तो वो बहुत जल्दी उलझती है, लेकिन उसको सुलझाने में टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली इसमें भी हमें टाइम लगेगा कि अगर ये मामलात दुरुस्त हो भी जाते हैं, तो स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को देखेगा, आईएमएफ की गाइडलाइंस को देखेगा, जो सप्लाई चेन है उसको देखेगा, क्योंकि सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। तो उन सारी मामलात को देखते हुए आहिस्ता-आहिस्ता इंटरेस्ट रेट जो है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, फिस्कल पॉलिसी जो है, इनको तरतीब दिया जाएगा। उसके अगर बाद दूसरी जो तरफ हम करंट ये इकोनॉमी। देखें, अब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसके साथ ही ये भी ले लीजिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सपोज ये जो टोल की बात हो रही है, टोल टैक्स की, अगर उसी मुआहदे पे ही इत्तेफाक किया जाता है, वैसे तो चाइना भी उसके खिलाफ है और यूएस भी उसके खिलाफ है, लेकिन सपोज जो है वो नहीं कर पाते हैं आमादा ईरान को, और वो टोल टैक्स पे सबको राज़ी होना पड़ता है, उसके बाद के क्या हालात हो सकते हैं? क्योंकि उससे आलमी मईशत बुरी तरह ही मुतासिर होनी है। देखिए, उसमें यकीनन पाकिस्तान तो मुतासिर होगा, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा उसमें वो ममालिक मुतासिर होंगे कि जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 70% ऑयल जो है वो उन ममालिक को जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाइना की हम बात करें, तो 45% ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से चाइना को इम्पोर्ट होता है। इसके अलावा जापान की अगर बात करें, तो 80% ऑयल जो है वो जापान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाता है। इसी तरह ठीक। इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया 70% ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेता है। साउथ ठीक। कोरिया भी इस तरह है। जी, तो इन ममालिक को सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा सबसे पहले है। दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग टुगेदर, कि जो हम एक तिजारती तनाज़ों में हैं, हम तज़ीवराती तनाज़ों में हैं, उसकी बजाय हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का हल निकालें। और इसका सबसे बड़ा सबूत अमेरिका के सदर का चाइना जाना है।
हाँ, इस बारे में तो हम खैर वैसे भी बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में भी कि इस वक्त जो बातचीत वहाँ चल रही है उसके क्या हमें लगता है कि नताइज निकल सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम इस चीज़ की बात करें तो आलमी मईशत जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है इस जंग से। और अगर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूएस की इकॉनमी की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ खड़ी है? वैसे उनकी मिलिट्री के जितने जो 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 रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक उनका बहुत सारे हथियार जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। तकरीबन 40% जो है उनका इक्विपमेंट यूज़ हो चुका है अब तक। तो ज़ाहिर है उनको स्टेबलाइज होने के लिए अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी और ओवरऑल उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी उनको ज़रूरत होगी। तो क्या लगता है आपको कि वो किस ट्रेड रूट की कौन सी तजवीज़ की तरफ जाना चाहेंगे? आया वो टोल टैक्स पे आना चाहेंगे या फिर जो मिलिट्राइजेशन की बात हो रही है स्टेट ऑफ हरमोज़ की उसकी तरफ जाना चाहेंगे? देखिए ये बात तो यकीनी हो चुकी है अब कि अमेरिका जो है इस वक्त किसी भी तरह से इस तनाज़े से निकलना चाहता है, क्योंकि जो उनके एक तरफ अमेरिका को इस वक्त अपने इंतखाबात का मसाइल का सामना है। हुँ, अगर अमेरिका दोबारा जंग शुरू करता है तो उसको कांग्रेस से उसकी बाकायदा अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके अलावा हुँ, ऑलरेडी आपने बताया जैसे कि दिफाई बजट इनका बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। फेड के साथ हुँ। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनके मामला दुरुस्त नहीं हैं, बिकॉज़ उनके आपस में तनाज़ात जो हैं वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी अपनी स्टॉक मार्केट्स हैं, अगर नैस्डैक की बात करें तो तकरीबन 2.5% का फ़ॉल इसमें आ चुका है। न्यूयॉर्क की बात करें तो उसमें तकरीबन 6% का फ़ॉल आ चुका है। इसी तरह जो उनकी अवाम है वो भी इस चीज़ से बराह रास्त मुतासिर हो रही है। तो मेरे ख़्याल से कि इस वक़्त अमेरिका जो है वो इसके तनाज़े की हल की फरहान तलाश साहब, में क्या लगता है चाइना आपको में जो मौजूद है। यूएस प्रेसिडेंट का जो दौरा है चीन है, पहले हमने ये देखा कि शायद जो है यूएस जो है वो चाइना को टारगेट करने के लिए ईरान के ज़रिए एक मैसेज देना चाह रहा था, क्योंकि चाइना एक उभरता हुआ हमें नज़र आ रहा था इकोनॉमी के लिहाज से भी और डिजिटलाइजेशन के लिहाज से भी उनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनती जा रही थी। लेकिन अब यूएस प्रेसिडेंट का वहाँ पे विज़िट, क्योंकि इससे पहले ये एक तासुर पाया जा रहा था कि शायद उनके ताल्लुकात आपस में बेहतर नहीं है। दौरे से हमें क्या लगता है कि क्या मैसेज जा रहा है आलमी मार्केट में? और दूसरी चीज़ ये भी बताइएगा कि चाइना का ये कहना कल की मीटिंग के दौरान कि वो भी जो ईरान का स्टेट ऑफ हरमोज पे टोल टैक्स लगाने का मुतालबा है या उसको मिलिटराइज करने का जो मुतालबा है, हम इसकी बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है। तो ईरान तो ऑलरेडी वैसे भी चाइना की तरफ नज़रें करके बैठा हुआ था कि वो मुझे एज अ गारंटीर मिलने लगा। इस वक्त जो ईरान, क्या लगता है आपको क्या पलटा खा सकता है? क्योंकि उनको जो एक ही लगा था कि चाइना शायद उनकी पुश्त पे है, वो भी यूएस के साथ मिल रहा है। देखिए, ईरान को अपने इस मुतालबे से लाज़मी तौर पे मेरे हिसाब से पीछे हटना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो टोल टैक्स की बात की जा रही है, बिकॉज़ चाइना इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 45% जो ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुज़रता है, वो चाइना को जाता है। तो अगर हुँ। यहाँ पे टोल लगता है तो चाइना को भी तेल महँगा मिलेगा, तेल महँगा मिलेगा तो उसकी सनअतों पर इसका असर पड़ेगा, सनअतों पर पड़ेगा तो बाकी जो इन्फ्लेशन है उसका वो भी बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई मुझे ये लगता है कि इस मुतालबे से ईरान को लाज़मी तौर पर पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर जिसको वो समझ रहा है इस वक़्त चाइना को, वो इससे डायरेक्ट मुतासिर बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। और चाइना का इतना खुला बयान देना कि अमेरिका और चीन दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अब नाए-हुरमुज़ को टोल टैक्स ना लगाया जाए, ये इस बात को इसका वाज़ेह पैगाम देता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी में इस बात से ईरान को भी पहले से खबरदार किया गया होगा, क्योंकि चीन के जो एक रिवायत है वो ये है कि वो अपने दोस्त ममालिक को पहले से एतमाद में मुख्तलिफ बिल्कुल ऐसा अमूर ही पर है कि ले दोस्त और लेता है। दुश्मन की उनको पहचान होती है उनको, और वो पहले से ही एतमाद कायम रखता है। लेकिन फिर भी ये बात थोड़ी तशवीश वाली है कि सपोज़ ईरान को ये लग रहा था कि शायद चाइना उनके हक़ में बोलेगा, लेकिन चाइना का ये कहना कि वो स्टेट ऑफ हरमुज़ पे ना मिलिटराइजेशन चाह रहा है ना वो टोल टैक्स की हिमायत में है। इस वक्त ईरान को क्या लग सकता है और ईरान का मौक़िफ़ क्या हो सकता है, वो हमें शायद आई थिंक मंडे तक वैसे भी पता चल जाएगा, तो हम इस पे दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फरहान अहमद साहब आपकी माहिराना राय का। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगी, हेडलाइंस का वक्त हो जाता है, वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे माहौल के हवाले से। हम क्लाइमेट चेंज जो है वो एक, अब तो हम ये मानते हैं कि पहले हम ये सुनते थे कि जी क्लाइमेट चेंज आएगा या होगा, लेकिन अब वो हम देख रहे हैं जो, और वैसे भी आई थिंक पहले हम कहते हैं ना कि मुताले पाकिस्तानिया में या सोशियोलॉजी में जो पढ़ते होते थे वो अब हम देख रहे हैं। मार्का हक के दौरान भी हमने यही देखा कि जो हम किताबों में तारीख़ पढ़ते थे वो हमने अपने सामने देखी होती हुई, और क्लाइमेट चेंज के बारे में भी यही कहा जा रहा है। आज 15 को हर साल जो है वो क्लाइमेट डे मनाया जाता है 15 मई को। मौसमियाती तब्दीली से क्या असरात मुरतब होते हैं? पाकिस्तान जो है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से जो मुतासर हो रहा है वो पाकिस्तान ही है। वो क्यों हो रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं? वैसे अभी तो पॉपुलेशन के साथ भी लिंक किया जा रहा है कि पॉपुलेशन जितनी बढ़ती है उतना ही क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा मुतासर होने के ख़दशात होते हैं। लेकिन ये इतनी ही तेज़ रफ्तारी से क्लाइमेट चेंज का असर हमें अगर देखने में आएगा तो हम क्या देख रहे हैं आइंदा 5 या 10 सालों में हालात किस हद तक जा सकते हैं। खुश्क साली भी इस वक्त हम देख रहे हैं। गर्मी की शिद्दत अगर हम देखें तो एकदम से गर्मी आती है और फिर इतनी गर्मी आ जाती है कि ऐसे लगता है कि जो जहन्नुम से पाइप जो है वो डायरेक्ट लगा हुआ है। जब सर्दी आती है तो बेशक दौरानिया बहुत कम होता है, बट नाकाबिले बर्दाश्त होती है और आती भी बहुत लेट है। तो ये सब कुछ डिस्टर्ब होने की वजह से ज़ाहिर है इंसानी ज़िंदगी पर इसके बहुत असरात मुरतब हो रहे हैं। हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं बग़ैर टाइम के। जब मौसम नहीं होता बारिशों का और उस दौरान में बारिशें होती हैं तो फसलें तबाह हो जाती हैं। फिर फसलें हमें कम मिलती हैं तो उसकी वजह से महंगाई भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। लेकिन क्लाइमेट चेंज पर काबू तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा स्लो कैसे किया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है माहिर माहौलियात है मरियम शबीर अब्बासी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। मरियम बताइए, मौसमियाती तब्दीली को रोका तो नहीं जा सकता क्योंकि ये तो डेफिनेटली एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ट्रूथ है, हमने इसके साथ ही जीना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला इलाका है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हैं, जिसमें पाकिस्तान भी हैं। सो किस तरह हम देख रहे हैं आगे के, सपोज़ अगर हम 5 साल की बात करें, ज़्यादा दूर नहीं जाते, तो किस हद तक मुतासर नज़र आ रहे हैं हम? जी, आप देखें कि पाकिस्तान में जो पहले इक़दामात किए जाते थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो ज़्यादातर रिएक्टिव मेजर्स होती थी। मैं ये कहूँगी कि 60% अभी भी रिएक्टिव मेजर्स ही होती हैं, लेकिन अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसने एटलीस्ट 40% जो अपना रिस्पॉन्स है क्लाइमेट चेंजेस को लेके वो उन्होंने जो है वो प्रोएक्टिव रख दिया हुआ है। अभी देखेंगे जैसे मैं न्यूज़ फॉलो कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दी है कि जो वेस्ट है उसको हमने ज़ाया नहीं करना बल्कि उससे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो जो फ्लडिंग है क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है, तो उसका सबसे ज़्यादा आपका असर यही होता है कि आपका पानी सारा गंदा होता है। आप पानी को स्टोर भी करते हैं या ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात भी हम करते हैं या चेक डैम्स की बात करते हैं, तो उस पानी को आपको इस्तेमाल से पहले ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका होता है, हॉस्पिटल वेस्ट आपका होता है और हर तरह का वेस्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो आप देखें कि जहाँ तक इस सवाल की बात है कि किस तरह का अगले 5 सालों में इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है, तो आपकी जो हीट वेव्स हैं वो बहुत इंटेंस और फ्रीक्वेंट जो है वो आपकी होती जा रही हैं। साथ ही साथ आपकी जो ज़्यादा दिनों के लिए होंगी और जो रात का दर्जा हरारत है, पहले यूँ होता था कि दिन और रात के दर्जा हरारत में थोड़ा सा डिफरेंस होता था, लेकिन अब आपको रातें भी गर्म ही महसूस होंगी, आपको टेम्परेचर डिफरेंस उस तरह का फील नहीं होगा। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कुछ इलाकों में जो है वो अभी भी यालाबारी लाहौर में भी जैसे हुई है, केपी के कुछ इलाकों में हुई है, केपी के कुछ इलाकों में ऑलरेडी फ्लडिंग आई है अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल की वजह से। तो ये जो NDMA टर्मिनोलॉजी इस बार यूज़ कर रहे हैं वो है रेन बर्स्ट। आपको बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश आपको होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह आप ये देखें कि एक आपका इम्पैक्ट जो है वो मानसून में देखने को मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आपके पास आ जाता होता है। तो ये जो मेजरमेंट्स हम नहीं एक्यूरेट ले रहे, इसकी वजह से पाकिस्तान को जब पानी की बात आती है तो 2 तरह के मेजर इशूज़ हैं। एक या तो आपके पास टू लिटिल वाटर है, जब बारिशें नहीं हो रही तो खुश्क साली की बात हम करते हैं, या टू मच वाटर है, आपका फ्लडिंग हो रही है और बारिशें हो रही हैं और आपको पानी संभाले नहीं जा रहा। तो साथ ही साथ आप ये देखें कि जो आबादी बढ़ रही है, जो आपने जिक्र किया था, उसकी वजह से अर्बन प्लानिंग के इश्यूज़ हैं आपके पास। जो लैंड माफियाज़ हैं वो प्रॉपर अर्बन प्लानिंग नहीं करते हैं, और मैं इसमें ज़्यादा कसूरवार अगर इस्लामाबाद लेवल पर देखें तो मैं तो CDA को समझती हूँ, क्योंकि उनका काम है कि आप एक किसी जगह की ज़मीन अलॉट कर रहे हैं तो प्रॉपर आप डॉक्यूमेंटेशन करें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है बाकायदा, आप फिर फॉलो अप इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट CDA के करें कि वहाँ पर प्लांटेशन कवर हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे
पंजाब में जो है वो अब ये पहले भी रूल था, लेकिन अब जो है वो स्ट्रांगली इन्फोर्स इस चीज़ को कर रहे हैं कि जहाँ भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा, चाहे सड़कें बन रही हैं, चाहे कोई हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, तो ग्रीन कवर लाजमी होगा। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अगर मैं एक बात कहूँ कि प्लांटेशन ड्राइव भी जो है वो पाकिस्तान में जो है वो फुल स्विंग पे चलने वाली है, तो प्लीज़ जहाँ भी आप पौधे लगाएं, इंडिजिनस पौधे लगाएं। मैंने इस्लामाबाद में भी डिजास्टर ये देखा है कि पाम ट्रीज लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से लोगों को यही नहीं पता कि कौन सा पौधा कहाँ पे लगना चाहिए, किसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, या कौन सा जो है वो ऑक्सीजन की बेहतर अफजाइश करेगा, या कौन सा जो है वो बेहतर है इस जगह के लिहाज से। यही नॉलेज अगर हमें नहीं है तो सिर्फ प्लांटेशन ड्राइव का क्या ही फ़ायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि लोगों से ज़्यादा ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व होते हैं, उनको फ्री के कहीं से पौधे मिल जाते होते हैं और वो उठा के लगा देते होते हैं बगैर असेसमेंट किए कि आपके इन्वायरमेंट के मुताबिक हैं या नहीं। आप देखें पाम ट्रीज जो है वो कराची या कोस्टल एरिया से हैं, वहाँ के हिसाब से, सिंध के हिसाब से आपके पाम ट्रीज बेहतर होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद की पर्टिकुलरली अगर आप बात करें या पंजाब की, तो इसमें पीपल, शीशम, धरेक इस जैसे हैं। और आपको पौधा लगाने के लिए किसी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कि कैसा पौधा लगेगा। आप जो घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछें, उनको मालूम है कि अच्छा पंजाब या इस्लामाबाद की हम बात करते हैं तो पीपल, शीशम, धरेक, बैनियन ट्री, या आप सिंपल गूगल करके चैट जीपीटी से पूछ लें कि ये क्लाइमेट है इस्लामाबाद का या पंजाब का या सिंध का, तो या पेशावर का, तो कौन सा पौधा जो है वो यहाँ पर लगेगा। तो आपको चैट जीपीटी भी बता देगा कि इंडिजिनस स्पीशीज जो है वो यहाँ के हिसाब से कौन सी हैं। और ये बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये कोई बहुत सिंपल बात नहीं है कि हम दरख्त लगाते हैं तो अच्छा सिर्फ दरख्त ही है, बल्कि आपका जो लोकल दरख्त होते हैं, जो इंडिजिनस प्लांट होते हैं, वो ना सिर्फ आपके दर्जा हरारत को बेहतर करते हैं बल्कि आपके इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। आप देखें कि जब मैं मिलेनियल हूँ तो मिलेनियल्स की बात करें तो हमने अपने बचपन में जुगनू और तितलियाँ बहुत देखी हैं, साथ ही साथ परिंदे आते थे। वो क्यों आते थे? क्योंकि एक सर्टन रीजन में आपकी वेजिटेशन होती थी, वो ग्रीन कवर, वो दरख्त होते थे, वो अट्रैक्ट करते थे इन चीज़ों को। हनी बीज आपकी होती थी जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से कम होती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ उनको भी राइट वेजिटेशन नहीं मिल रही है। पोल्यूशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, उनका पैदावार कम हो रही है। तो ये सारे आपके इकोसिस्टम को मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से आपके और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज जन्म लेते हैं जो लोगों ने सोचे भी नहीं होते हैं कि एक दरख्त पाम ट्री इस्लामाबाद में लगा देने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही, सिर्फ दरख्त लगाना ही जो है वो नहीं होना चाहिए मकसद, बल्कि आपको राइट नॉलेज भी होनी चाहिए। वैसे तो चैट जीपीटी की मदद से हम सब कुछ ही कर रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है एक्चुअली वहाँ हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपने बात की ना कि अब जैसे कम दौरानिए में ज़्यादा बारिश हो जाती है। हमने अभी पिछले साल से क्लाउड बर्स्ट भी बहुत ज़्यादा देखे हैं, फिर खुश्क साली भी उसी तरह अगर हम देखें तो ये जो बेमौसमी बारिशें होती हैं उसकी वजह से हमारी ज़राअत इफ़ेक्ट हो रही है। सो इसका इफ़ेक्ट कितनी तेज़ी से आपको बढ़ने में, क्योंकि आपकी ज़ाहिर है रिसर्च ही इसी पे है, तो अब जो इसका हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ रफ्तारी से ये बढ़ने में देखने में आया है, तो क्या कहेंगे इस पे कि कितनी तेज़ रफ्तारी से मज़ीद बढ़ सकता है? जी देखें, पाकिस्तान जो है वो हमें मालूम है कि ज़राअत पे बहुत ज़्यादा मुनहसर है और हमारा तकरीबन 60% तबका जो है वो पाकिस्तान में ज़राअत से मुंसलिक है किसी न किसी तरीके, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो मार्केट में इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट एंगल से इसमें जॉब मार्केट भी ऑफ कोर्स है। तो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो ये रहा है कि एक तो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से आपका जो शिफ्ट है वो आ गया हुआ है फसलें लगाने और काटने में, तकरीबन 1 से 1.5 माह का शिफ्ट आ गया हुआ है। अभी हमने ये देखा कि अप्रैल के शुरू में जो है वो गंदम लगाने की, जो है वो मकई लगाने की बात कर रहे होते थे या गन्ने की तैयारी लगाने की कोशिशें कर रहे होते थे किसान पहले, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने ये देखा कि मई स्टार्ट हो गया और कुछ इलाकों में अभी तक जो है वो गंदम काटी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक शिफ्ट आ गया हुआ है। एक तो ये फार्मर्स को जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उनको ये ट्रेन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप ये देखें कि जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स होते हैं जो 30 से 60 दिनों में इस्तेमाल हो जाते हैं, आपकी फसलें तैयार कर लेते हैं, उस तरह के बदलते मौसम के साथ उनको इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। फिर आपकी जो फ्लडिंग और यालाबारी हो जाती है, अभी आप ये देखें कुछ इलाकों में अभी भी पाकिस्तान में यालाबारी हुई है, तो उससे जो फ्रूट ट्रीज हैं ख़ास तौर पर उनको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचता है। कोंपलें जो है वो आपकी मुतासिर होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारे, और साथ ही साथ आप ये देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है जिसमें या तो बहुत ज़्यादा बारिश जैसा कि मैंने बताया या फिर खुश्क साली जैसी कंडीशन होती है, तो उसमें जो प्लांटेशन भी हमारी कम है, ग्रीन कवर भी कम है, तो जो ज़मीन होती है, जो सॉइल होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है
वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपकी हो जाती है, वो बहुत उसमें जो पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है, और जो सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती थी आपकी वो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से कम होती जा रही है, जो कि जो भी आप फसल उसमें बोते थे उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती थी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो दुनिया भर में केमिकल्स जिन पर पाबंदी है, हमारे किसान अभी तक उनको अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस से ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल क्यों है अवेलेबल हैं तो वो किसान फिर इस्तेमाल करते हैं। उनको नहीं मालूम कि वक्ती तौर पर तो आपको एक फसल से तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, लेकिन वो आपकी ज़मीन को बहुत नुकसान देते हैं केमिकल्स। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जो आपकी ज़राअत को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। हमने 2025 में भी देखा कि जो सैलाब आए उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा, खासतौर पर पंजाब बहुत मेजर चंक जो है वो आपका वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का हो रहा होता है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान पहुँचा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ड्राउट लाइक कंडीशन या फिर आपकी जो बहुत ज़्यादा बारिशें हैं या जो आपका हीट वेव्स हैं उसकी वजह से आपकी कॉटन की आप देखें कि क्रॉप जो है उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब हो गई है, उसमें जो उसका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है। इसी तरह आप हर फसल को उठा के देखें तो डिफरेंट तरह के इम्पैक्ट्स हैं। आप देखेंगे अभी किसानों ने जो गंदम काटी है और जो स्टोर किया, अब हीट वेव बढ़ रही हैं और आगे बारिशें भी हो रही हैं NDMA की फोरकास्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में। तो अब जो स्टोर जहाँ पे फार्मर्स ने की हुई हैं वहाँ पे पेस्ट अटैक का बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरा बढ़ जाता है। तो ऐसे सारी ट्रेनिंग किसानों को देना, उनको अवेयरनेस देना कि चेंजिंग क्लाइमेट के साथ क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक ही आई थिंक मैंने जो अब तक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी मौजूद थे, वो सिर्फ ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई, इवन ये भी डिस्कस किया गया था और एहसन इकबाल साहब की तरफ से एक बहुत अच्छी सजेशन भी सामने आई थी कि जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है बहुत ज़्यादा, उनको एक ऐसा मॉनिटरी फ़ंड बनाना चाहिए कि जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं जो कि इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब तक उस पर भी कोई हमें अमल दरामद नज़र नहीं आया। सो सिर्फ हम बात करते हैं, लेकिन क्लाइमेट रेजिस्टेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंस में मदद दे सकती हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट होते हैं इसके 2 तरह के आप जो है वो इस पर स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो आप क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर सकते हैं या आप क्लाइमेट एडेप्टेशन या मिटिगेशन की बात करते हैं। आप देखें कि जैसा कि आपने सेगमेंट के स्टार्ट में भी कहा कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, इनएविटेबल है, हमें इसी के साथ जीना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? आप देखें कि एक तो फ्लडिंग को लेके हमें सबसे पहले तो अपने मुल्क में देखना होगा कि किस तरह के इम्पैक्ट हैं, जो कि इस लेवल पे हमें मालूम है कि किस तरह के इम्पैक्ट हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। कुछ प्रोविंसेस में आप देखें कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है आपका, तो सूबों को इनिशिएटिव ज़्यादा लेने होंगे। फेडरल गवर्नमेंट का इतना रोल उस तरह से नहीं है। ओवरऑल जो इंटरनेशनल नेगोशिएशन की बात आती है या ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के अम्ब्रेला की बात आती है उसमें कुछ हद तक रोल है, लेकिन ज़्यादातर आप प्रोविंसेस का ये मैंडेट है कि उन्हें क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट पे काम करना है। तो उसमें आपके लॉज और पॉलिसीज़ जो एग्जिस्टिंग हैं उनकी इन्फोर्समेंट बड़ी ज़रूरी है। कुछ प्रोविंसेस में तो हमें नज़र आता है कि आपके पास लॉज भी नहीं है। आप पंजाब गवर्नमेंट एक बड़ा अच्छा इकदाम ये करने जा रहे हैं कि एटलीस्ट वो अपने जो है वो क्लाइमेट चेंज एक्ट फर्स्ट एवर वो डेवलप करने जा रहे हैं जो अगले 2 से 3 महीनों में आ रहा होगा। इसके अलावा हीट एडेप्टेशन प्लान पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो डेवलप करने जा रहे हैं। साथ ही साथ लाइव क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डैशबोर्ड जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें कोई भी वहाँ पर जो है वो ऑनलाइन डैशबोर्ड पर जाके देख सकते हैं कि डेटा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंडिकेटर्स क्या इस वक्त चल रहे हैं। तो इससे होता ये है कि जो डेटा आपके सामने होता है, आप एक तो राइट पॉलिसीज़ उससे बनाते हैं, दूसरा सिटीजन्स जो है वो एडवाइजरीज पढ़ के बाहर निकल सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी प्रॉब्लम है कि मैं कल देख रही थी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक खातून पूछ रही थी कि नॉर्दर्न एरिया ट्रैवल के लिए जाना है तो उस पर क्या जाना चाहिए मुझे, तो उस पर इतने लोगों ने कहा था कि ज़रूर जाएँ, लेकिन NDMA की फोरकास्ट अगर आप देखें तो उसमें बताया गया है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपकी। तो ये कुछ सिटीजन्स का भी रोल है कि आप एडवाइजरीज पढ़ के जाएं NDMA और PDMA में। साथ ही साथ आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक बसेस जैसे मंसूबे जो एडेप्टेशन, क्लाइमेट एडेप्टेशन की मैं बात कर रही थी, वो ज़रूरी हैं। नेचर बेस्ड सोल्यूशन जिसमें हमने दरख्तों की बात की, ये बड़े ज़रूरी हैं। तो बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं जो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है वो कर सकते हैं। आपने बताया कि पंजाब जो है गवर्नमेंट बहुत अच्छे इक़दामात उठा रही है इस सिलसिले में, और वाकई में बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले हमें ऐसे मंसूबे देखने में नहीं आए थे। क्लाइमेट एक्ट के हवाले से आपने बात की, तो आई थिंक अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन मौसर तरीके से की जाए तो बहुत अच्छा होगा। सूबों के लेवल पर अगर हम बात करें बजट की एलोकेशंस के बारे में आप क्या कहेंगी? वैसे भी क्योंकि अभी बजट आने लगा है, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर हम देखें बजट एलोकेशन में क्या होता है?
देखें, अभी तक जैसा कि मैंने कहा कि जो मेजर चंक आपका क्लाइमेट चेंज बजट में होता था वो आपके रिएक्टिव रिस्पांस पे होता था, यानी कि फ्लडिंग आ गई है तो हमने क्या करना है, उसको मोबिलाइज करें। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रोविंसेस का ज़रा इश्यूज भी हैं कि एलोकेशन किस तरह से क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बजट की जा रही है। आप ये देखें कि बलूचिस्तान में सबसे कम बजट आपका इस्तेमाल होता है क्लाइमेट चेंज पर। ऐसी बात नहीं है कि उनको मिलता ही नहीं है, एक तो मिलता थोड़ा कम है, इस्तेमाल भी ऊपर से वो कम कर रहे हैं, उसमें उनको इनिशिएटिव भी नहीं ले रहे हैं। पंजाब में जो है वो आप देखें कि मेजर चंक आपको वहाँ पे बजट का नज़र आता है और पंजाब उस पर इम्प्लीमेंट भी अराउंड 3 to 4% जो है वो इम्प्लीमेंट भी उन्होंने किया है। लेकिन ओवरऑल आप क्लाइमेट चेंज बजट की बात करें तो अनटिल करंट गवर्नमेंट आपके जो है वो उस तरह से बजट एलोकेट नहीं होता था क्लाइमेट चेंज। अभी मेरा भी इशारा इसी तरफ था कि इससे पहले हमें बजट एलोकेशन दिखती ही नहीं थी क्लाइमेट चेंज के लिए, तो अब अगर दिख रही है विच मींस कि हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नज़र आएगी और फिर हमें बेहतरी भी नज़र आती है। पर जैसे आपने कहा, जब पुल गिरने वाला होता है, फ्लडिंग हो जाती है और पुल गिरने वाला होता है, उसके बाद उसको पुल को दोबारा खड़ा करने के बजाय अगर हम पहले से ही बांध ले, एहतियाती तदाबीर अपना ले, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे पहले जब हम ऑन एयर जा रहे थे, आपने मुझे बताया कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो क्लाइमेट चेंज से मुतासिर होती हैं, उनका रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके बारे में बताइए हमें। जी बिल्कुल ऐसा ही। आप क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स अगर आप देखें तो उनमें ख़ासतौर पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो होता है वो आपको ऐसे आम आंख से नज़र नहीं इंसानों को आता है, तो उसमें आप अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं जो कि शहरों में ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा ही पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हाई होते हैं, तो आपका वो पेनिट्रेट करके आपके अंदर जाता है, फीटसेस आपके उससे एक्सपोज होते हैं। इसके अलावा जो आपके प्लास्टिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपके प्रोडक्ट्स में डिफरेंट, जिसमें प्लास्टिक के प्लेट्स में भी हम खाने गर्म करके खा रहे होते हैं, या बाहर से जो ऑर्डर करते हैं वो भी डिस्पोजेबल्स या प्लास्टिक में आता है। साथ ही साथ जो फिश अगर हम कंज्यूम करते हैं, रिवर्स और सीज जो हमारी होती हैं उसमें हम पोलूट उनको प्लास्टिक से करते हैं, तो मछली खाते हैं तो मछली प्लास्टिक खाती है और फिर उस मछली को हम खाते हैं। और मछली अभी जो हमारे इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो मछलियों को जो हमारे जो मछेरे होते हैं वो जब मछलियाँ पकड़ते हैं तो जो इस्तेमाल करते हैं जिन चीज़ों का, वो भी क्या ख़तरनाक होती हैं, उनकी अफजाइश के लिए भी ख़तरनाक होती है। वो जब वो खा लेते हैं तो हम वो फिश जब खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमारे लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। मेरा ख्याल है कि जो मछेरे हमारे हैं वो या तो नेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो हुक होती है उसके आगे कुछ खाने की चीज़ लगा के अट्रैक्ट करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो पोल्यूट कर रही हैं, जो हॉस्पिटल वेस्ट आपका जा रहा है, या कोस्टल एरिया कराची की बात करें तो वहाँ पे जो टूरिस्ट आपके फेंक रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आप नॉर्दर्न एरिया की बात करें तो जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो रेस्टोरेंट्स आपके दरिया के ऊपर हैं वो वेस्ट डंप कर रहे हैं आपके दरियाओं के अंदर, तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं। वेस्ट डंप करने की आपने बड़ी अच्छी बात की। वैसे तो हमारे यहाँ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इसकी वही बात नहीं आ जाती कि हम इम्प्लीमेंटेशन में रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे एक चीज़ कर देना कि जी ये लागू होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर जब वो अमली तौर पे होती नहीं है तो फिर हमें क्या मिलता है। इसीलिए तो आई थिंक हम अभी तक यहाँ खड़े हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो किस हद तक अगर हम उस पर काबू ना पा सके तो किस हद तक हमें ख़तरनाक आगे बढ़ा सकता है। जी एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक बात की। आप देखें कि हमारे यहाँ प्लेंथोरा ऑफ पॉलिसीज़ है और एक्ट्स है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा चैलेंज होता है और उसकी कुछ वजह हैं। आप देखें कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट जो इसको इन्फोर्स करने के लिए मैंडेट उनका है, उनके पास एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, फंडिंग की कमी है। जैसा कि हम बजट की बात कर रहे थे तो 2014-15 तक तो आपकी मिनिस्ट्री, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री बनती थी, डिसॉल्व होती थी, बनती थी, डिसॉल्व होती थी, हर साल में यही हो रहा होता था। सीरियस ही नहीं लिया गया ना कि क्लाइमेट चेंज भी कोई सीरियस चीज़ है। अब जाके हमें अंदाजा हो रहा है कि ओके नो दिस इज़ वेरी सीरियस। एब्सोल्युटली। तो देयर आर सम एफर्ट्स, जैसे इस्लामाबाद में बैन लगाया गया था। आई वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग पे बैन लगा था प्रीवियस गवर्नमेंट में। फिर अभी करंट जो है वो शहर रहमान साहिबा ने जो है वो एक बिल पास कराया है जिसमें जो आपकी बुक्स के ऊपर प्लास्टिक कवर होता है, ये हमें हार्मलेस लगता है देखने में, लेकिन ये भी इवेंचुअली आपके कचरे में जा रहा होता है जब किताबों के ऊपर से गुजर जाता है। उस पर पाबंदी लगाई गई है, ये बिल पास किया गया है। इस्लामाबाद में काफ़ी हद तक जो है वो लेकिन फिर भी जो दुकानें प्लास्टिक रख रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं,
उन पे जुर्माने आयद क्यों नहीं किया? अब देखें हमने देखा जब से पेट्रोल जो है वो प्राइसेस हाई गई हैं, स्मार्ट लॉकडाउन जब से लगा है, उसके बाद से अगर कोई दुकान हमें 8 बजे के बाद खुली नज़र आती थी तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था। तो फिर प्लास्टिक पे एक्शन हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा? देखिए, कोविड से पहले तक तो इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो बड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होती थी। आपके जो EPA यहाँ पे इदारा था, उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके साथ मिलके बाकायदा छापे मारते थे और बाकायदा लोगों को फ़ाइन किए जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ दुकानदार भी कुछ फॉलो नहीं करते हैं, वो छुपा देते थे और जैसे ही छापे ख़त्म होते तो फिर से निकाल के कस्टमर को दे रहे होते थे। तो थोड़ा सा जो सिविक सेंस है हमारी, उसको भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बतौर कंज्यूमर हमें अगर प्लास्टिक बैग में दे रहे हैं तो हम खुद मना करें कि नहीं, इस पर बैन है, आप ये नहीं कर सकते। इसी तरह आप ये देखें कि पंजाब में जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा हुआ है, वहाँ पर बड़ी स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट चल रही है। ऑल्दो आप देखें कि एक नया इनिशिएटिव शुरू होता है, एक नई पाबंदी लगती है, तो उसके रिजल्ट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100% जो है वो आपको एक ही महीने में नज़र आएंगे। उसकी स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं, लोगों के बिहेवियर चेंज पे होता है, आपकी इंडस्ट्रीज़ आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही होती हैं क्योंकि उनका समवट जो है वो नुकसान हो रहा होता है। फिर आप ये देखें कि बहुत सारे हमारे जो प्लास्टिक की नुकसानात की जो आप बात कर रहे थे, हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें ये खाकरोब वगैरह जो चुनते हैं प्लास्टिक, ये तो है, लेकिन उसमें से भी आप पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ 3% रिसाइकिल होता है आपका पाकिस्तान में जो प्लास्टिक, वो भी जमा करते हैं। बाकी आपका सारे का सारा आपके दरियाओं और समुद्रों और ज़मीनों में जाता है। और प्लास्टिक की अगर आप बात करें, सिर्फ रिसाइकिल होता है। जी हाँ, व्हिच इज लाइक इक्वल टू नथिंग। जी हाँ, और आप देखें कि किस हद तक जो है वो आपका पाकिस्तान में एनुअली कोई आपके पास बहुत वैलिड या बहुत रीसेंट रिसर्चेज ऐसी नहीं है जो आपको फिगर दें, लेकिन टन्स ऑफ प्लास्टिक आपका एनुअली जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। इस पर मज़ीद डेटा जो है वो प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो है वो कितना जो है वो इस वक्त प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज़ आपकी वेबसाइट्स के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देती हैं कि वो कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि उनको भी लीगली जो है वो अपना देखना पड़ता है। लेकिन प्लास्टिक जो हम कंज्यूम करते हैं वो आप 100 से लेके 1000 साल लगते हैं कि डिपेंडिंग ऑन किस प्लास्टिक की हम बात करें। क्या हम शॉपिंग बैग की बात हम कर रहे हैं, पॉलीथीन की उसकी क्या थिकनेस है, फिर प्लास्टिक के प्रोडक्ट में प्लास्टिक बॉटल की हम बात कर रहे हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप, अगर हम ये सोचें कि अच्छा मैं एक प्लास्टिक बैग ही है, मेरे एक इस्तेमाल करने से क्या होगा, तो आप जो प्लास्टिक बैग इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100 से 600 साल प्लास्टिक बैग की सिर्फ अब मैं बात कर रही हूँ, उसको डिकम्पोज होने में लगते हैं 100 से 600 साल। राइट, तो इतनी तो हमारी एवरेज लाइफ भी नहीं है एक इंसान की। बिल्कुल, एवरेज तो क्या, मेरे ख्याल से जनरेशन्स की भी अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ में भी बहुत आपने एक वो बताया है कि प्लास्टिक तो बिल्कुल ही आज से आई थिंक बैन ही होने चाहिए वाकई में। लेकिन वही बात है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो अदा करनी चाहिए। अच्छा, हमने अब पोल्यूशन की तो बात की, नॉइज़ पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, बाकी कौन कौन से पोल्यूशंस हैं जो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं? इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, बिल्कुल मेरे ख्याल से तो वैसे प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज़ जो कारखाने हैं उन पर बिल्कुल, उन पर ही अगर बैन लगा दिया जाए तो शायद हम किसी हद तक काबू पा सकें। लेकिन बाकी कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं? आप देखेंगे पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आप अभी वाटर पोल्यूशन की हम जो है वो ऑफ एयर बात कर रहे थे कि आपकी एयर पोल्यूशन, फिर आती है नॉइज़ पोल्यूशन बिल्कुल आपकी होती है। आप इस्लामाबाद से निकल के टेक्सला की तरफ चले जाएं तो 24 घंटे आपके ट्रक्स चल रहे होते हैं ऑल द टाइम। तो वो हैवी ट्रैफिक जो है वो आपके पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती है। एक तो फ्यूल क्वालिटी ख़राब होती है, फिर टायर जो आपके लग रहे होते हैं रोड के साथ, तो उसकी वजह से भी एमिशंस आपकी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। वाटर पोल्यूशन आपकी होती है फॉर वेरियस रीजंस। इसके अलावा आप ये देखें कि नॉइज़ पोल्यूशन की जो आपने बात की वो ट्रैफिक से रिलेटेड आपकी डेफिनेटली वो होती है। तो पोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन भी। अच्छा, एक और चीज़ मरियम, मुझे भी याद आया, मैं जब गांव जाती हूँ तो मैं जब वहाँ पे अगर खुले आसमान तले हम अक्सर सोते हैं गर्मियों में, पहले की बात थी, अब तो बड़े अरसे से खैर गए नहीं है, वहाँ का जो आसमान नज़र आता है उसको देख के इंसान का दिल खुश होता है। यहाँ पे आपको आसमान तो आई थिंक उस तरह से नज़र ही नहीं आता। तो ये अगेन वही पोल्यूशन की ही बात आ गई। ये पोल्यूशन हमारे ओजोन लेयर को किस हद तक तेज़ी से इफ़ेक्ट कर रही है, इस पे बताइए। जी बिल्कुल, आप देखें कि देहात की जैसे बात की तो मैं पंजाब के गांव से हूँ, तो मैं इन छुट्टियों में वहाँ गई तो तारे हमें नज़र आ रहे थे। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक अच्छा वो एटमॉस्फेयर लगता है, आप जो है तारों को देख रहे हैं, आसमान अच्छा खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन उस तरह से चलती हुई नजर नहीं आती। जो कचरा चल रहा होता है, जो कंस्ट्रक्शन चल रही होती है आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से, कारखाने आपके नहीं हैं, तो ये सारे आपके साफ हवा
जो है वो गाँव में इसी वजह से आपको देखने को मिलती है कि ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आपको वहाँ पर नज़र नहीं आते। आपके ये जो जितने एमिशंस होती हैं, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, या जो आपके कचरा जलाने से हैं, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से हैं, ये सारी आपके एटमॉस्फेयर में एक थिक ब्लैंकेट बना देती हैं। उससे अब होता ये है कि अगर मैं प्लेन लैंग्वेज में बात करूँ व्यूअर्स के लिए, आजकल मैंने ये देखा है कि कुछ टीवी चैनल्स पे ट्रेंड आ गया है कि बहुत टेक्निकल जो है वो एक्सपर्ट्स बैठ के बात कर रहे थे, क्योंकि व्यूअर्स के काम की नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ बहुत आसान अल्फाज का ही इस्तेमाल करती हूँ, टर्मिनोलॉजीज भी वो वाली इस्तेमाल नहीं करती कि आम जो है आवाम को समझ ना आए, क्योंकि हमारा काम ये अवेयरनेस देना है, तो फिर हम क्यों करें। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि ये भी एक साइंस है कि कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को कैसे सिंपली कन्वे करना है व्यूअर्स तक। तो आप ये जो एमिशंस आपकी होती हैं, जो सारे मैंने फैक्टर्स बताए उनकी वजह से, वो आपके ज़मीन के इर्द गिर्द समझें कि एटमॉस्फेयर में एक थिक ब्लैंकेट बना देती हैं। उसकी वजह से होता ये है कि जो सूरज से शुआएं आती हैं वो ज़्यादा उधर ही ट्रैप हो जाती हैं और कम ज़मीन पे आती हैं। तो अब होता ये है कि हार्मफुल रेडिएशंस आपकी ज़मीन तक ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि वो जो ब्लैंकेट बन गया हुआ है वो जज्ब कर रही है हमारी। जी हाँ, वो जज्ब भी कर रही हैं, वो वार्मिंग भी आपकी कर रही हैं, और वो जो नीचे ज़मीन के ऊपर भेज रही हैं, वो पहले काम ये उस एटमॉस्फेयर का होता था कि फ़िल्टर करके अच्छे वाली रेडिएशन भेजें, लेकिन अब यूवी रेज जैसे काफ़ी ज़्यादा आती हैं, जिसमें स्किन के लिए कहा जाता है कि सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। वो इसी वजह से है कि आपकी यूवी लाइट जो है वो ज़मीन के ऊपर अब बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपके जो जितने ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये आपके डिफरेंट तरह के फिर इम्पैक्ट्स करते हैं। ये तो एटमॉस्फेयर की बात होगी। आपके ओशंस में भी जो है वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो पौधे और जो हयातियात होते हैं, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, सिंक होता है ओशंस आपके। अब उनकी कैपेसिटी भी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज वहाँ पर। तो अब आपके जो सुपर एल नीनो की हम जब बातें कर रहे हैं, इस साल के आखिर में जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको होता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। अभी तक जो प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट बता रहे हैं वो देयर आर हाई चांसेस कि साल के आखिर तक जो है वो सुपर एल नीनो लाइक कंडीशंस आपकी जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, और अगले साल 2027 जो होगा वो गर्म तरीन साल आपका होगा। यानी कि इस साल जो गर्मी है आप भूल जाएं कि ये होगी अगले साल। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सैलाब, बहुत ज़्यादा आपके अब्रप्ट किस्म के क्लाइमेट डिजास्टर्स जो है वो आपको देखने को अगले साल मिलेंगे। मरीम, तो ये इससे तो हमने देखे बाकी सारी चीज़ों पे तो बात कर ली, चाहे हमने हयातियात की ज़िंदगी की बात की, हमने आबी ज़िंदगी की बात की, हमने ज़र्रात की बात की, इंसानी लाइफ जो है, अब देखें आपने खुद ही बात की है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस तरह से जज्ब नहीं हो पा रहा जिस तरह पहले होता था, राइट। ऑक्सीजन की जगह आजकल हम कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वो एज ऑक्सीजन यूज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से हम दरख्त काटते गए और डेवलपमेंट होती गई इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, तो पता नहीं आगे हम कहाँ जा रहे हैं। सो इससे आजकल स्किन की डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गए। पहले इस तरह की बीमारियाँ हमें नज़र ही नहीं आती थी जो आजकल नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि इस तरह ये अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को ये कितना इफ़ेक्ट कर रही है अगर हम साफ़ पानी नहीं पिएंगे, और ऊपर से ये जो यूवी रेस का एक और शिद्दत इख्तियार कर गया है वो मसला अलग। तो इंसानी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है और कितनी तेज़ी से हो रही है। अभी अगर आप ये देखें WHO की रिपोर्ट को उठा के देखें तो उसमें पाकिस्तान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से, आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 5 से 6 साल एवरेज ज़िंदगी कम जो है वो लेके पैदा हो रहा है। तो ये सिर्फ एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो आप साथ ही अगर कोई बच्चा कम लेके पैदा हो रहा है, मतलब हाँ, 5 से 6 साल एवरेज ऑन एन एवरेज लाइफ वो कम है। साथ ही साथ अभी आप ये देखें कि यंगस्टर्स और बच्चों में हार्ट अटैक्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ये भी आपका जो है वो आप जेनेटिक कुछ इश्यूज भी होते हैं, लेकिन क्लाइमेट और चेंज और जो केमिकल शुदा हम खुराकें खा रहे होते हैं, जो हम ग्राउंड वाटर से हम पानी लेते हैं तो वो पोल्यूटेड होता है, हैवी मेटल्स भी उसमें होती हैं। तो ये साफ़ हवा नहीं है, जैसा कि कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आपने भी गिनवाए। तो इन सारों की वजह से आपकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। आपको ऐसी बीमारियाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखें कि डेंगू और मलेरिया जैसे जो है वो अफजाइश बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि वो उनके बड़े फिजिबल इन्वायरमेंट होता है उनकी ग्रोथ के लिए। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको मल्टीपल वेज से आपके जो है वो सेहत को मुतासिर कर रहे होते हैं। आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या बच्चों के आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आप पहले साइनसेस लोगों को इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब तो आई थिंक हर दूसरे तीसरे बंदे को, पहले पोलन जो है वो हाँ बहुत कम पाया जाता था, अब तो हर दूसरा तीसरा बंदा, तीसरा भी नहीं, दूसरा बंदा ही पोलन का शिकार है। सो बहुत सारे अमराज ऐसे जो पहले इक्का दुक्का हमें जिसके बारे में शायद हम किताब में पढ़ते थे वो अब हमें हर सामने वाले बंदे में नज़र आ रहे हैं। सो यू आर राइट, क्लाइमेट चेंज इज़, लेकिन अब हम जैसे 2027 आपने बताया कि बहुत ख़तरनाक साल होगा, क्या सद्देबाब या क्या एहतियाती तदाबीर हम अर्जेंटली इमीडिएटली अपना सकते हैं, थोड़ा उसको
थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, रेजिस्ट होने के लिए, अदरवाइज काबू तो नहीं पाया जा सकता? जी हाँ, सबसे पहले तो जो हमारे रिसोर्सेज कंट्री लेवल पर हैं उनको मोबिलाइज करते हुए मैसिव प्लांटेशन ड्राइव, और मैसिव में फिर से मैं एम्फसाइज करूँगी कि इंडिजिनस प्लांट्स, लोकल प्लांट्स लगाएं, और सिर्फ पौधे फोटोग्राफी के लिए ना लगाएं बल्कि उनका ख्याल भी रखें, अपने नाम का पौधा लगाएं और उसका ख्याल भी रखें। जो घर हैं उनकी छतों के ऊपर ग्रीन कवर आप लगाएं, आप गमलों के ऊपर ढेर सारे पौधे लगाएं, आप फल और ये जो सब्जियां हैं सीजनल वो भी लगा सकते हैं। उससे होता ये है कि जो कॉन्क्रीट आपका एक्सपोज होता है छत के ऊपर से, सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका घर जल्दी गर्म होता है गर्मियों में। तो अगर आपका ऊपर ग्रीन कवर होगा तो वो आपके कॉन्क्रीट में उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपके लिए भी आपको ज़्यादा एसीज या पंखों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आप ये देखें कि जो फ्लडिंग के मामलात हैं उसमें आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोग्राम के जो है वो इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, और उसमें कोई बहुत पैसा आपको नहीं चाहिए, बल्कि कुएं जैसे हम खोदते हैं और उनके अंदर थोड़ा पक्का उनको करते हैं अंदर, तो ग्राउंड में जो पानी आपका आएगा, पानी बारिश का या फ्लडिंग का, उसमें स्टोर हो जाएगा। आप देखेंगे जो खुले डैम्स होते हैं ना, उसमें जो पानी होता है वो दर्जा हरारत जब बढ़ता है तो इवेपो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो ट्रांसपायर हो जाता है आपका पानी। जी हाँ, तो ज़रूरी है कि आप जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे प्रोग्राम को एक्सेलरेट करें, नेचर बेस्ड सोल्यूशन पर फोकस करें, लोगों की एडेप्टेशन और रेजिलियंस पर काम करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अगर कोई आफत आती है, ये क्लाइमेट डिजास्टर, तो हमारे इदारे जो है वो जियोग्राफिकल रीजन की वजह से बहुत जल्दी नहीं पहुंच जाते। तो ऐसे में आपकी लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी ऑलरेडी अगर अडेप्टेशन कैपेसिटीज हों, उनकी रेजिलियंस बिल्डिंग पे काम किया जाए तो ये बड़ा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो है वो काम करना, वो तो काम करना ही चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छी आपने बातें बताई, और ये सारी अगर हम इनफैक्ट सिर्फ इकदामात और पेपर की हद तक नहीं बल्कि इसको इम्प्लीमेंटेशन की हद तक हम अगर बनाएं, यकीनी बनाएं, तो हम किसी हद तक तो एटलीस्ट इस पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि ये अब सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, यूनिवर्सल मसला है, लेकिन फिर भी किसी हद तक इस पे काबू पाना ही पड़ेगा। नहीं तो जैसे 2027 हम कह रहे हैं कि बहुत खुशहाली का और बहुत गर्म साल होगा, आगे ही जैसे ही 2028-29 जाता रहेगा तो पता नहीं क्या ही हालात होंगे। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बहुत ज़रूरी है, एयर पोल्यूशन को साफ़ करने की, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया करें, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आज का छोटा सा पौधा कल के लिए आपके लिए तनावर दरख्त बन जाता है, उसी से ही ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको थोड़ा बहुत हम रेजिस्ट कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेना चाहूँगी, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन। बुनियानुल मरसूस हैं हम, लश्करे जरार हैं। बुनियानुल मरसूस हैं हम, लश्करे जरार हैं, हर अदू के वास्ते हम हैदरे करार हैं। अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा, बुनियानुल मरसूस वो दास्तान जो पाकिस्तान ने रकम की, वो सुनहरी बाब जो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख़ में रकम हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने जुर्रत, बहादुरी और अज़म और इस्तिकामत से अपने पाकिस्तान की तरफ उठने वाली उस आंक, उस कार्रवाई का जवाब दिया जो हमारे अज़ली दुश्मन भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की थी। मौजूदा दौर में अगर हम बात करें, पाकिस्तान को बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। उसमें अगर हम बात करें, सरहद पे कशीदगी की भी हो सकती है, अंदरूनी जो हमारी पाकिस्तान में दहशतगर्दी है वो भी हम हमेशा से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ही बहुत सारे ऐसी कह सकते हैं कि आते हैं लोग जिनको भेजा जाता है, प्लांट किया जाता है, दहशतगर्दी करते हैं, और पाकिस्तान हमेशा एक मुत्तहिद कौम की हैसियत से हमारे पूरी अवाम मुत्तहिद हो जाती है उसके ख़िलाफ़ जिहाद करने में, उसका जवाब देने में, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क से हैं, सो हमारी हमेशा
कोशिश रही है हुब्बुल वतनी की मिसाल बनने की। इसी पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है। पाकिस्तान का वैसे तो बुनियाद मरसूस के बाद एक दुनिया में एक जो मिसाल कायम हो गई है पाकिस्तान की, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इमेज पोर्ट्रे हुआ है, लेकिन स्टिल हमें अपने अंदर अंदरूनी जो इख्तिलाफात हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं और इसके ख़िलाफ़ कैसे जहाद की जा सकती है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड मलिक हसन महमूद साहब, कौमी व मिली शायर भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। उनसे जानेंगे, उनसे हम चूँकि शायर हैं उनसे हम सुनना चाहेंगे कुछ बुनियानुल मरसूस पे उन्होंने लिखा हो, कोई हमारी अफवाज के बारे में उन्होंने लिखा हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द स्टूडियो। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जैसे मैंने कहा सर अपने इंट्रो में कि पाकिस्तान को बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, उसमें हमारी सरहदों पे मामूर वो भी आ जाते हैं, अफवाज जो होती हैं उनके बीच में जब कोई तकरार होती है दूसरे ममालिक के साथ, या फिर हम पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात में वो जब बढ़ते हुए देखते हैं तो भी होती है। तो क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान दोनों अतराफ़ पे ही इस वक्त जहाद लड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच नाजिश फॉर कॉलिंग मी इन योर शो। जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ ख़तरात में घिरा है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अपने क़याम से ही ख़तरात में घिरा है। कांग्रेस चाहती थी कि पाकिस्तान न बने, उनका ख्याल था पाकिस्तान बन नहीं पाएगा, अगर बन गया तो चल नहीं पाएगा। मगर अल्लाह के करम से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान कायम है, क्योंकि पाकिस्तान कायद आज़म की क़यादत में बना, जिन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ विच कैन अंडू पाकिस्तान। तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। इंशाअल्लाह हमें ख़तरात हैं, मगर हमें उन ख़तरात का इदराक भी है। ख़तरात बैरूनी भी हैं, ख़तरात अंदरूनी भी हैं, मगर हमारे बहुत से अंदरूनी ख़तरात के ताने बाने बैरूनी ख़तरात से, बैरूनी क़ुव्वतों से जुड़े हैं। जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए तो हमारी अफवाज हमेशा से सीना सिपर हैं और दुश्मन को हमेशा से हर जंग में ये समझाया, ये सिखाया कि हम तैयार हैं और तैयार रहेंगे, मगर अंदरूनी सरहदों की हिफाजतों के लिए। मगर जोग्राफियाई सरहदों के साथ साथ नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए हर शख्स को सिपाही बनना होगा, चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ौज के ख़िलाफ़ जहनों में जहर भरना हो। तमाम तर ताने बाने सरहद के पार जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मार्काए हक़ पे अगर हम बात करें सर, मार्काए हक़ के बाद पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस आलमी सतह पर बहुत उजागर हुआ है, बहुत अहमियत का हामिल रहा है और बहुत एक वक़ार में इजाफ़ा हुआ है। इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज की शुजाअत, दलेरी और महारत दुनिया में मुसल्लम थी, मगर पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से हमारे संजीदा, मतीन और ज़िम्मेदाराना रवैये को भारत ने हमारी कमज़ोरी समझा और उसको ये भी गलतफहमी हो गई कि शायद हमारे कौम में, हमारी सफ़ों में कुछ दरारें हैं, जिसको देखते हुए वो एक गलतफहमी का शिकार हुआ, एक घमंड का शिकार हुआ। मगर तारीख़ ने हमेशा साबित किया कि पाकिस्तान पे जब भी कोई कड़ा वक्त आया, कौम और फ़ौज एक दीवार की तरह मुत्तहिद हुए। तभी तो इस ऑपरेशन का नाम भी बुनियानुल मरसूस रखा गया। जैसे DGISPR ने कहा, बुनियानुल मरसूस एक इफ़ेक्ट है जो सिर्फ जंग तक महदूद नहीं, बिल्कुल ये हमेशा के लिए एक तासुर है जो हर दिल में गहरा हो चुका है। सर, मुल्क की सलामती के लिए वैसे भी अवाम और अफवाज का मुत्तहिद होना एक अज़म के साथ मुल्क की सलामती के लिए कितना ज़रूरी होता है? देखिए, हमने हमेशा से सुना, आपने भी सुना, पढ़ा, देखा कि जंगें कौमें लड़ती हैं और दुनिया ने हमेशा देखा, हमारे दुश्मन ने भी हमेशा इस बात से सबक सीखा कि पाकिस्तानी कौम सहल अंगार नज़र आती है, सहल पसंद नज़र आती है आम दिनों में,
मगर जब कड़ा वक्त पड़ता है तो हम ऐसे दीवार बन जाते हैं कि जिससे टकरा कर हर हथकंडा पाश पाश होता है। बिल्कुल दुरुस्त। और एक सोशल मीडिया पर एक हिंदुस्तान के एक दानिश्वर का एक ट्वीट था जिसमें वो अपनी हुकूमत को ख़बरदार कर रहा था जंग के दिनों से कबल कि पाकिस्तान के साथ जंग न की जाए, क्योंकि इनकी कौम मुश्किल वक्त में जंग के दिनों में फ़ौज के साथ खड़ी हो जाती है। मगर अफसोस हमारे ही एक दानिश्वर, पाकिस्तानी दानिश्वर ने ठीक। उस ट्वीट पर यह कोट किया कि आप गलतफहमी का शिकार हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर उस हिंदुस्तानी दानिश्वर का अंदाज़ा ठीक निकला। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से हमने हमेशा से, मैंने अपने वालिद साहब से ये सुना हो कि बेटा अगर एक इमारत को खड़ा करना है और वो इमारत मजबूत हो तो उसकी जो जड़ें होती हैं ना, जो पहले की का काम होता है सबसे पहले, वो रूट्स अगर मजबूत रखो तो ऊपर से दीवार मजबूत ही रहेगी, चाहे कितनी भी दहाइयाँ गुजर जाएं। सो हमारी जड़ें मजबूत हैं क्योंकि इसमें कुर्बानी है, इसमें कुर्बानियाँ हैं, इसमें यतीमों की जो है सिसकियाँ हैं, माँओं की दुआएं हैं, हमारे शहीदों का लहू है। इसी वजह से ही ये बुनियादें इतनी मजबूत हैं। सर, हुब्बुल वतनी पे ही आना चाहूँगी। हुब्बुल वतनी का जो जज्बा होता है ये ऑटोमेटिकली जो है वो उभर कर सामने आता है जब हमारे मुल्क को अब जो है कोई बैरूनी खदशात या ख़तरात नज़र आते हैं। इस जज्बा ज़ाहिर आपने सर्व भी किया है पाकिस्तान को, सो ये जो जज्बा है इसके बारे में बताइए हमारे अवाम को। देखिए, मुल्क को मादर वतन कहा जाता है, तो वतन भी माँ है, तो माँ से मोहब्बत तो जबिल्लत में है, घुट्टी में है। तो जब जो शख्स अपनी माँ से मोहब्बत करता है वो मादर वतन से भी मोहब्बत करता है। तो वतन की मोहब्बत तो हमारे खून में शामिल है, हम पाकिस्तानियों के लहू में शामिल है। हम अगर देखें तो हमारे बच्चे मिली नगमों से अपनी बचपन की एक उनसीयत गीतों का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही वो जज्बा है जो पाकिस्तान को आज तक कायम रखे हुए है। हमारी माएँ तो बच्चों को लोरियां भी यही सुनाती थी कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, हाँ, जिनकी खातिर दी कुर्बानी लाखों जान। बिल्कुल ऐसी है सर। मिली नगमों पे ही आपने बहुत अच्छी याद दिलाई हमें भी हमारे बचपन की, जब हम मिली नगमे गाते थे स्कूलों में, बहुत छोटे छोटे होते थे, कुछ फ़िक्रे याद होते थे, लेकिन शुरुआत हमने भी ऐसी ही की है। तो यही बताइए कि स्पेशली जब ऐसी कोई जंग की सिचुएशन होती है, हमने हमेशा सुना है ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। सो ये नगमों से कितना जोश और वलवला आता है हमारी आवाम में, हमारी अफवाज में, हर नौजवान में। देखिए, जो हमारी जनरेशन है उसने 1965 की जंग नहीं देखी, और आज की जनरेशन तो जाहिर है उसने तो जंग देखी ही नहीं, हिंदुस्तान के साथ जंग, अब मार्का हक से पहले कोई बड़ी जंग। हम किताबों में पढ़ते आए कि 1965 की जंग में मरहूमा नूरजहां के नगमों ने अफवाज पाकिस्तान में फ़ौजियों के दिलों में जज्बात को उभारा और उन्होंने दीवानावार पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान की। शायद कुछ अरसे से कुछ लोगों ने ये समझ लिया था कि वो जज्बे, वो कहानियाँ अफसाने थे, मगर मार्का हक में हमने देखा कि वो अफसाने एक दफ़ा फिर हकीकत का रूप इख्तियार कर गए। आप सिर्फ ये देखिए कि हमारी जो अस्करी क़यादत है, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम कुरानी आयत से रखा, बुनियानुम मरसूस, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कान्नहुम बुनियानुम मरसूस। और फिर मार्का हक, हम हमेशा से ये टर्मिनोलॉजी सुनते आए, मार्का हक व बातिल, मगर इस दफ़ा आप गौर करें तो इस मार्के का नाम मार्का हक व बातिल नहीं, सिर्फ मार्का हक रखा गया। यानी हमने अल्लाह के करम से, अल्लाह पर भरोसा करते हुए बातिल का नाम ही इस मार्के से मिटा दिया, क्योंकि बातिल मिटने के लिए है। बिल्कुल। और इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि ये मार्का हक नहीं, मोजज़ा हक था कि अल्लाह ताला ने हमारी अफवाज, हमारे सिपाहियों, हमारी क़यादत की जज्बा ईमानी के तोफ़ैल
वो मदद फराहम बिल्कुल की। ऐसे हमने हमेशा से सुना है मार्का हक व बातिल की कशमकश का होता है, और हमने इस बार देखा मार्का हक में कैसे हक जो है वो साबित कदम रहा और पूरी दुनिया ने उसको माना भी। जब मैंने बात की सर कौमी शायरी की, मिली नगमों की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे कुछ न सुने। सो बताइए, आपने कुछ मार्का हक से रिलेटेड बुनियानुल मरसूस पे या फिर हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए कुछ लिखा हो? जैसे मैंने पहले बात की 1965 की जंग की, कि 65 की जंग के हमने किस्से कहानियाँ किताबों में पढ़े थे, बिल्कुल। तो उसको रिलेट करते हुए मैंने एक नज़म लिखी थी। क्योंकि उस ज़माने में हम सुनते थे कि भारत की जो अफवाज थी उनका इरादा यह था कि लाहौर जिमखाना में चाय पिएंगे। तो मैंने उससे मुनासबत से एक नज़म लिखी, जो 65 में हमारी सरहदों की समत आए थे, अजब से खब्त थे जो उनके जहनों में समाये थे, उन्हें लाहौर जिमखाना में चाय की तमन्ना थी, मेरे शेरों ने जिनके अज़्म मिट्टी में मिलाए थे। वाह। मई की 7 को फिर से वो मेहमान बिन बुलाए थे, जहाज एम आलम ने कभी जिनके गिराए थे, पिला दी थी अभिनंदन को हमने गर्चे वो चाय, वो जिसको जंगे 65 में भगोड़े पी न पाए थे। अदू ने जोम में राफेल तैयारे उड़ाए थे, परख्चे मेरे शाहीनों ने जिनके खूब उड़ाए थे, हमें वो दोहराने पर किया मजबूर दुश्मन ने, सबक जो 2019 में हमने सिखाए थे। क्या बात है, बहुत खूब। और इसमें आई थिंक हर चीज़ को आपने समाया है, चाहे वो राफ़ेल तैयारों का हो, चाहे हमारे शाहीनों का जिक्र हो, या फिर आपने हिस्ट्री दोहराई हो। बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है आपने लिखा है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे पास वक्त चूँकि बहुत कम था, अदरवाइज़ हम बहुत अच्छी लंबी गुफ्तगू करते, लेकिन किसी एक बार फिर आपको ज़हमत ज़रूर देंगे। हिस्ट्री के सेगमेंट की तरफ जाना चाहूँगी। आज पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की एक नहायत बासलाहियत, बावकार और हिम्मत जहत फनकारा की बर्थडे हैं, जिनका नाम है बुशरा अंसारी। उन्होंने अदाकारी, मेज़बानी, गुलकारी और कॉमेडी के मैदान में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। आंगन टेढ़ा एक क्लासिक कॉमेडी सीरीज़ जिसमें उनकी मज़ाही अदाकारी ने सबको मुतासिर किया, और जो मुझे भी बहुत पसंद है 50-50 पाकिस्तान का लेजेंडरी मज़ाहिया शो, जिसमें उन्होंने अपनी मुख्तलिफ किरदार निभाए। वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मी एंड माई टीम। इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेना चाहूँगी। मंडे को आप सबसे मुलाकात होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद कीजिए। अल्लाह निगहबान।